नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल गणेशाय वर्ल्ड में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम मैथ्स पेडोलॉजी में 120 इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करने वाले हैं, जो दोस्तों यूपी टेट, एमपी टेट, सीजी टेट एंड ऑल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट के लिए इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन हैं और ये क्वेश्चन हमेशा ऑलवेज रिपीट होते रहते हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन कुछ इस टाइप से हैं कि मैंने ऐसे नहीं किया कि किसी एक टॉपिक को उठाया और उस पर 120 क्वेश्चनों को बना दिया, ऐसे नहीं। ये दोस्तों जो आपकी मैथ्स पेडोलॉजी में जितने टॉपिक हैं उन सभी टॉपिकों से क्वेश्चन आए हुए हैं, सभी टॉपिक से क्वेश्चन उठाए हुए हैं और सभी टॉपिक से क्वेश्चन दोस्तों ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन मोस्टली इंपॉर्टेंट हैं। यदि आपको मैथ्स पेडोलॉजी में 15 नंबर अपने पक्के करना है तो दोस्तों वीडियो को जरूर देखें, पूरा देखें, कहीं भी स्किप ना करें, क्योंकि ये दोस्तों आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ना। तो दोस्तों आइए हम इनको देखते हैं और हमारा देखते हैं सबसे पहले पहला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है वो ये है कि गणित की प्रकृति, जो बोला है गणित की प्रकृति है, पहला हमारा क्वेश्चन है। तो गणित की प्रकृति है, इसके ऑप्शन है दोस्तों वैज्ञानिक, भौतिक, दार्शनिक, आध्यात्मिक। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों जो गणित है उस गणित की जो प्रकृति होती है, उस गणित की प्रकृति होती है वैज्ञानिक। कैसी होती है? वैज्ञानिक प्रकृति का होता है गणित। अब दोस्तों यहां से मैं इसका एक फैक्ट भी बता रहा हूं। इसका फैक्ट ये है दोस्तों, अब यदि ऐसा आ गया कि गणित जो आपका ये ऑप्शन है इसमें वैज्ञानिक आता ही नहीं, तो वैज्ञानिक नहीं आता दोस्तों, तो इसकी जगह पे आता तार्किक। क्या आता? तार्किक। तो आपका आंसर होता तार्किक, है ना। तो गणित की प्रकृति तार्किक भी होती है और वैज्ञानिक भी होती है। ठीक है, ये ऑप्शन में आएगा या फिर ये वाला ऑप्शन में आएगा, है ना। यदि ये दोनों आ गए तो उसमें आपको ये भी ऑप्शन में रहेगा कि ए बा बी दोनों, इस टाइप से। ठीक है, तो आपको ये चीज याद रखनी है कि गणित की प्रकृति कैसी होती है, वैज्ञानिक भी होती है और तार्किक भी होती है। ठीक है, ये चीज आप याद रखोगे। इसके बाद दोस्तों हम सेकंड क्वेश्चन पर पहुंचते हैं और ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है गणित के नियम एवं सिद्धांत की प्रकृति है, मतलब जो गणित के नियम और जो सिद्धांत होते हैं उनकी क्या प्रकृति है। ठीक है, तो दोस्तों जो गणित के नियम और सिद्धांत होते हैं वो ऑप्शन में आपका है परिवर्तनशील, है ना, अपरिवर्तनशील, स्थायी और विचलित होने वाले। ठीक है, तो दोस्तों आप ये बताओ परिवर्तनशील गणित के सिद्धांत होती हैं क्या? जैसे मान के चलो जो गणित का जो वृत्त का है, वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। क्या ये पाई आर स्क्वायर कल चेंज हो जाएगा या परसों चेंज हो जाएगा? तो ये नहीं हो सकता। तो परिवर्तनशील तो होते ही नहीं, ये हमारा गलत हो गया। अब विचलित होने वाले, तो ये विचलित होने वाले भी कभी नहीं हो सकते, क्योंकि ये तो इसका ही रूप है। अब बचा हमारा क्या? अपरिवर्तनशील और स्थायी। तो इन दोनों में हमारा सही आंसर क्या है? तो इन दोनों में दोस्तों हमारा जो सही आंसर है वो है अपरिवर्तनशील। ठीक है, तो गणित के नियम एवं सिद्धांत की प्रकृति होती है अपरिवर्तनशील। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों तीसरा क्वेश्चन, गणित भाषा में प्रयुक्त रूप से समावेश होता है। जो गणित भाषा है, हमारी जो गणित भाषा है उसमें प्रयुक्त रूप से किसका समावेश होता है? तो आप हमें बताओ, गणित में हम चिन्ह और संकेतों का प्रयोग करते हैं, बोलो करते हैं। अब गणितीय शब्दों का प्रयोग करते हैं। अब भाई गणितीय चिन्ह और जो संकेत हैं गणित के, वो तो गणितीय शब्द हैं, है ना। तो यहां से हमारा गणितीय चिन्ह एवं संकेतों का, गणितीय शब्दों का, इन दोनों का हम प्रयोग गणित में करते हैं। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ए बा बी दोनों। ठीक है, सामान्य शब्दों का जनरली हम गणित में उपयोग नहीं करते। ठीक है, तो ये हमारा ऑप्शन हो गया सी नंबर का। ठीक है, इसके बाद हम अगला क्वेश्चन देखते हैं और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है फोर्थ नंबर का। और क्या बोल रहा है? गणित की भाषा का प्रयोग शिक्षण अधिगम प्रक्रिया में उत्पन्न करता है। मतलब जो गणित की भाषा है, उस गणित की भाषा का जो प्रयोग है वो हमारी शिक्षण की जो अधिगम प्रक्रिया है उसमें क्या उत्पन्न करता है? बोलो, कठिनता उत्पन्न करता है? तो ये बिल्कुल नहीं हो जाएगा। अब बोलो सरलता उत्पन्न करता है? तो सरलता तो भाई इतना सरल नहीं है ये, है ना, इतना सरल नहीं है कि बिल्कुल सरलता उत्पन्न कर दे। ठीक है, तो क्या प्रभावशीलता उत्पन्न करता है?
बिल्कुल करता है। देखो, गणित अगर हमें आता है, मैथ हमें आता है, अगर हम कुछ जानते हैं तो दोस्तों हमें इसको और करने की मतलब इच्छा होती है कि यार हमें और करना चाहिए, अब ये तो चीज हमसे बनने लगी, इससे हम ये भी कर सकते हैं, इससे हम ये भी कर सकते हैं, मतलब अलग अलग से दिमाग हमारा डेवलप होता है, मतलब मैथ्स करने को मन लगता है अगर आता है तो, ठीक है। अगर नहीं आता ना दोस्तों तो फिर ऐसा लगता है कि ये तो हमें तो बहुत मतलब ये तो हमारा दुश्मन है, सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गणित है। और कई लोग कहते भी हैं कि सबसे बड़ा दुश्मन हमारा गणित है, हमसे बस गणित नहीं बनती, ठीक है। तो ये दोस्तों ये ध्यान रखना कि ये सरलता तो उत्पन्न करता ही नहीं है, बाकी ये कठिनता उत्पन्न नहीं करता। ऐसा नहीं है कि सभी के लिए मतलब कठिन लगता है, ठीक है, तो ये भी गलत हो जाएगा। अब सामान्य स्थिति तो ये उत्पन्न नहीं करता, ये केवल क्या उत्पन्न करता है, प्रभावशीलता, ठीक है। अगर गणित किसी को आता है तो उसकी और इच्छा होती है कि हम गणित को करें, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, बोल रहा है गणित की भाषा के ज्ञान का प्रमुख उद्देश्य है, मतलब जो गणित की भाषा है उसको हमें क्यों सीखना चाहिए, इसका क्या उद्देश्य है, ठीक है। तो क्या है दोस्तों, इसका ऑप्शन है गणित शिक्षण को सरल एवं बोधगम्य बनाना, गणित संकेतों का ज्ञान, गणितीय शब्दों का ज्ञान, गणितीय समीकरण का ज्ञान, ठीक है। तो दोस्तों गणितीय समीकरण का ज्ञान ये कोई हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज नहीं है, ठीक है। अब गणितीय शब्दों का ज्ञान, ठीक है, तो भाई गणित पढ़ेंगे तो उनके शब्दों का ज्ञान तो होगा ही, गणितीय संकेतों का भी ज्ञान हो जाएगा। अब बाकी गणित शिक्षण को सरल एवं बोधगम्य बनाना, मतलब गणित की जो भाषा है उसका ज्ञान क्यों होना चाहिए, उसका ज्ञान इसलिए होना चाहिए क्योंकि हम जिसको पढ़ा रहे हैं उसको हम सरल और आसानी से तरीके से, एट्रैक्टिव तरीके से उसको पढ़ा सकें, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, गणित शिक्षण को सरल एवं बोधगम्य बनाना, ये हमारा सही आंसर रहेगा। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित भाषा में समय की बचत हेतु उपयोग किया जाता है, मतलब जो गणित है उस गणित भाषा में हमें समय की बचत हेतु किसका उपयोग करना चाहिए। तो ऑप्शन है हमारा संकेतों का, रेखाओं का, चित्रों का, प्रतिरूपों का, ठीक है। तो ये प्रतिरूपों का तो हम प्रयोग जनरली नहीं करते, जनरली हम चित्रों का प्रयोग भी नहीं करते, क्योंकि हम गणित भाषा में समय की बचत कर रहे हैं तो कभी कोई चित्र बड़ा भी हुआ कभी छोटा हुआ है ना, तो उसको बनाने में ही समय खत्म हो जाएगा। और बाकी ये रेखाओं का, तो रेखाओं में भी थोड़ा सा ज्यादा समय लग जाएगा, बट संकेतों के लिए नहीं लगेगा, बट जो संकेत है उस संकेत में इतना समय नहीं लगता, ठीक है। तो गणित भाषा में समय की बचत हेतु हमें किसका प्रयोग करना चाहिए, संकेतों का, ये हमारा सही आंसर रहेगा, ठीक है। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अध्यापक के अध्यापन दायित्व के लिए, क्या बोला इसने, अध्यापक जो है अध्यापक के अध्यापन दायित्व के लिए प्रमुख रूप से आवश्यक क्या है, बोलो। जो अध्यापक है उसके अध्यापन दायित्व है उसके लिए प्रमुख रूप से क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन है हमें विषय का, शिक्षण विधियों का, शिक्षण शास्त्र का, शिक्षण सिद्धांतों का, ठीक है। तो दोस्तों जो अध्यापक है उसको अध्यापन अच्छे से कराना है, अच्छे से सब चीजें आपको क्लास में सही करना है, तो उसके लिए दोस्तों आपको शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना चाहिए। यदि आपको पढ़ाने का ज्ञान ही नहीं होगा, पढ़ाने का ज्ञान ही नहीं होगा तो आप बच्चों को क्या पढ़ाओगे, आप किस तरीके से पढ़ाओगे। तो जो शिक्षण विधियां हैं दोस्तों हमें ये पढ़ाने का तरीका देती हैं, पढ़ने का ज्ञान देती हैं कि हमें किस प्रकार से पढ़ाना चाहिए, ठीक है। तो विषय का ज्ञान होना जरूरी नहीं है, शिक्षण विधियों का ज्ञान भी नहीं होना, हमें शिक्षण शास्त्र का ज्ञान होना जरूरी है, ओके। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, शिक्षण शास्त्र या अध्यापन विद्या से संबंधित मुद्दे हैं। जो शिक्षण शास्त्र है उस शिक्षण शास्त्र या अध्यापन है ना, उससे संबंधित मुद्दे क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पर ऑप्शन है शिक्षण विधियां, है ना, शिक्षण जो शास्त्र है या फिर अध्यापन है ना, तो इससे शिक्षण शास्त्र से शिक्षण विधियां भी आती हैं। शिक्षण शास्त्र जब हम पढ़ते हैं तो शिक्षण विधियां भी पढ़ते हैं ना, आगमन विधि, निगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, ये पढ़ते हैं, ठीक है। तो शिक्षण विधियां तो आती हैं और उसमें शिक्षण कौशल के बारे में भी बताया जाता है कि आपको किस टाइप से शिक्षण कराना चाहिए, क्या है ना। तो आपके ये दोनों आंसर सही हो जाएंगे, ए बा बी दोनों ये रहेंगे, ठीक है। बाकी शिक्षण स्तर क्या है उस पर डिपेंड नहीं करता, ठीक है। चलो ये दोनों आंसर आपके सही हो जाएंगे, ए बा बी दोनों। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, कह रहा है शिक्षण शास्त्र का सर्वोत्तम उपयोग है। जो शिक्षण शास्त्र है इसका सर्वोत्तम उपयोग क्या है। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना, दूसरा है हमारा अधिगम स्तर करना,
तीसरा है हमारा रुचिपूर्ण शिक्षण करना, और हमारा डी ऑप्शन है प्रभावी शिक्षण। ठीक है, तो दोस्तों जो शिक्षण शास्त्र है इसका सर्वोत्तम उपयोग कहाँ होता है? अब भाई शिक्षण शास्त्र का उपयोग कहाँ होता है? अब आप शिक्षण करा रहे हो, उस शिक्षण करा रहे हो उसको और प्रभावी बनाना, मतलब उसका अधिगम के प्रति मतलब बढ़ावा देना, उसको प्रभावी बनाना, ये हमारा सही है। ठीक है, तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को प्रभावी बनाना ही शिक्षण शास्त्र का उपयोग है। इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, शिक्षण शास्त्र के विकास में योगदान दिया है। शिक्षण शास्त्र के विकास में किसने योगदान दिया है? मनोवैज्ञानिकों ने। ठीक है, अगला है हमारा शिक्षा शास्त्रियों ने, ए व बी दोनों ने, और शिक्षकों ने। ठीक है, तो इसका साथ आंसर हो जाएगा दोस्तों ए व बी दोनों, है ना, क्योंकि शिक्षण शास्त्र में इन दोनों ने ही उपयोग मतलब योगदान दिया है, मनोवैज्ञानिकों ने और शिक्षा शास्त्रियों ने। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों ये, दोस्तों इसका सीरियल बस इधर उधर है, बाकी आपके 120 क्वेश्चन ही आपको मिलेंगे, है ना। तो दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि इसमें भी हमारी मेहनत लगती है। ठीक है, क्योंकि ये हम तुम लोग के लिए ही करते हैं ना, और तुम लोग लाइक और सब्सक्राइब नहीं करोगे तो फिर हम दोस्तों उसमें क्या होती है, हमें निराशा होती है। ठीक है, इसलिए दोस्तों वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। ठीक है, दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, शिक्षण शास्त्र का संबंध, जो हम शिक्षण शास्त्र पढ़ रहे हैं, जो हम मैथ्स पेडोलॉजी पढ़ रहे हैं, उसका संबंध किससे है? तो दोस्तों शिक्षण अधिगम प्रक्रिया, ऑप्शन है हमारे, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तथ्यों से है, या मनोवैज्ञानिक तथ्यों से है, या गणित के पाठ्यक्रम से है, या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो दोस्तों जो शिक्षण शास्त्र है वो क्या गणित के पाठ्यक्रम से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है। क्या मनोवैज्ञानिक तथ्यों से संबंधित है? बिल्कुल नहीं है। वो तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के तथ्यों से है कि आप शिक्षण किस प्रकार से करा रहे हैं, उससे है। तो आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ए। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारा है, शिक्षण शास्त्र संप्रक्त है, जो मतलब मैथ्स पेडोलॉजी है, जो हम पेडोलॉजी पढ़ते हैं वो किसका संप्रक्त है? मध्यकाल का है, वर्तमान काल का है, बौद्ध काल का है, या इनमें से कोई नहीं? तो दोस्तों आप ये बताओ, ये मध्यकाल का है, बौद्ध काल का है, या इनमें से कोई नहीं? आजकल हम शिक्षण शास्त्र जो प्रेजेंट है उस प्रेजेंट में ज्यादा महत्व दे रहे हैं, प्रेजेंट में हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं। तो शिक्षण शास्त्र संप्रक्त किसका है? वर्तमान काल का। ये आपका सही आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणितीय भाषा के ज्ञान का उपयोग अन्य किस विषय के लिए किया जाता है? जो गणितीय भाषा है उसके ज्ञान का उपयोग अन्य किस भाषा के लिए किया जाता है? ऑप्शन विज्ञान के लिए, भूगोल के लिए, अर्थशास्त्र के लिए, इतिहास के लिए। तो आपका आंसर रहेगा विज्ञान के लिए, क्योंकि विज्ञान के लिए ही हम इसका यूज करते हैं, बाकी भूगोल, अर्थशास्त्र, इतिहास इनके लिए हम इसका उपयोग नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन हमारा है मूल्यांकन, जो मूल्यांकन है शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का अंश है। मूल्यांकन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया का कौन सा अंश है? कठिन है, अनिवार्य है, सामान्य है, या क्रियाशील है? ठीक है, तो ये तो आपको ही पता होगा, छोटा सा क्वेश्चन है, तो आंसर क्या हो जाएगा इसका? अनिवार्य है, क्योंकि मूल्यांकन जरूरी है। बगैर मूल्यांकन के हम बच्चे की जो क्या कमी है ना, क्या उसमें सुधार करना चाहिए, ये चीज हम नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये अनिवार्य है। ठीक है, इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, ज्यामिति की समस्याओं को हल करने के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग करना चाहिए। तो ज्यामिति, जब भी दोस्तों ज्यामिति से संबंधित आए, दोस्तों मैंने आपको आगमन विधि, विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, जो शिक्षण विधियां, जो 10 शिक्षण विधियां होती हैं, उन 10 शिक्षण विधियों को मैंने कंप्लीट करा दिया है। दोस्तों आप उनको एक एक करके बहुत अच्छे से समझ लेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। जो मैं क्वेश्चन ये करा रहा हूं इनमें आपको बहुत फायदा होने वाला है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो हमारा आंसर रहेगा, जो दोस्तों जो ज्यामिति की समस्याएं होती हैं, ज्यामिति से संबंधित कभी भी कोई भी टॉपिक आ जाए तो आपका आंसर आ जाए। कभी भी आपको क्वेश्चन में ज्यामिति दिख जाए तो आपका आंसर रहेगा विश्लेषण ही विधि। कौन सी विधि? विश्लेषण विधि, क्योंकि ज्यामिति समस्याओं को सॉल्व करने के लिए हम विश्लेषण विधि का यूज करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखना आपको दोस्तों। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आगमन विधि की अगर 1 मिनट बात करें तो आगमन विधि में हम क्या करते हैं दोस्तों? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, है ना, विशिष्ट से सामान्य की ओर चलते हैं। ठीक है, और निगमन विधि की बात करें तो निगमन विधि में दोस्तों हम क्या करते हैं? नियम सिद्धांत से कहाँ की ओर चलते हैं? उदाहरण की ओर चलते हैं। ठीक है,
और इसमें हम क्या करते हैं, सूत्रों का प्रयोग करना दोस्तों, जो नियम निगमन विधि में ही आता है। ठीक है, चलो इसके बाद संश्लेषण विधि की बात करें तो विश्लेषण विधि का जस्ट उल्टा संश्लेषण विधि है। ठीक है, चलो आगे हम बढ़ते हैं और दोस्तों अगला क्वेश्चन देखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में से सर्वाधिक प्रमुख विधि है। तो दोस्तों रेखा गणित, अब देखो दोस्तों जो रेखा गणित है वो रेखा गणित में हम क्या करते हैं, ज्यामिति विश्लेषण करते हैं, है ना। तो यहाँ पर दोस्तों, यहाँ पर हमारा जो ऑप्शन है वो है आगमन विधि, निगमन विधि, इकाई विधि और संश्लेषण विधि। तो दोस्तों मैंने अभी इसके ऊपर वाला क्वेश्चन बताया कि आम जो रेखाएं हैं, रेखाओं में हम क्या करते हैं, रेखाओं को खींचते हैं, रेखाओं को हम खींचते हैं। तो इसमें रेखा जो ज्यामिति है, और ज्यामिति में हमने बताया दोस्तों कौन सा, विश्लेषण विधि का यूज करना है। किसका उपयोग करना है, विश्लेषण विधि का। लेकिन दोस्तों हम इसमें देख रहे हैं कि विश्लेषण तो हमारा आंसर ही नहीं है, विश्लेषण तो हमारा आंसर ही नहीं है। तो ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, ऐसी विधि में दोस्तों आगमन विधि का उपयोग करना है। क्यों, अब आगमन विधि का क्योंकि दोस्तों जो आगमन विधि है वो छोटी कक्षाओं के लिए उपयोगी है। ये जो छोटी कक्षाएं होती हैं, उन छोटी कक्षाओं में हम आगमन विधि का उपयोग करते हैं, उदाहरण के द्वारा उसको समझाते हैं और फिर नियम निकालते हैं। ठीक है, तो जो दोस्तों जो छोटी कक्षाएं हैं, छोटी कक्षाओं में जो बालक है वो रेखाओं पर ज्यादा ध्यान देता है, रेखाएं ज्यादा खींचता है। ठीक है, तो याद रखना कि रेखा गणित हेतु निम्नलिखित में सर्वाधिक प्रमुख विधि है इनमें से, तो इनमें से हमारी रहेगी आगमन विधि, और यदि विश्लेषण होता तो आपका आंसर विश्लेषण हो जाता। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन में निहित है ना। तो मतलब दोस्तों जो अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है उसमें क्या निहित होता है, तो ऑप्शन है हमारा शैक्षिक उद्देश्य, सामान्य उद्देश्य, प्राप्य उद्देश्य, इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो इसका आंसर रहेगा हमारा प्राप्य उद्देश्य। ठीक है, अपेक्षित व्यवहार में प्राप्य उद्देश्य निहित होते हैं। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, अबेकस का प्रयोग, है ना, छोटी कक्षाओं में किस शिक्षण में किया जाता है। तो दोस्तों जी अबेकस है एक प्रणाली है, और इस प्रणाली का उपयोग हम गिनती सिखाने में करते हैं छोटी कक्षाओं में। ठीक है, चलो इसके बाद अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो हमारा अगला क्वेश्चन है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, किसी खेल का क्षेत्रफल ज्ञात करने में उपयोगी शिक्षण विधि कौन सी है। किसी खेल का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है तो इसमें उपयोगी विधि कौन सी होती है, विश्लेषण विधि, क्रिया विधि, इकाई विधि, संश्लेषण विधि। तो इसका जो सही आंसर है दोस्तों वो है क्रिया विधि। इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन हमारा है, और देखो क्या बोल रहा है, गणित सिद्धांतों का निर्माण होता है। जो गणितीय सिद्धांत हैं, इस गणितीय सिद्धांत का निर्माण होता है। तो दोस्तों एक बात याद रखना, आप गणितीय सिद्धांत की बात करें या फिर गणित की बुक की बात करें कि गणित की बुक का निर्माण किससे होता है, या फिर विज्ञान की बुक की बात करें, या फिर हिंदी, या फिर किसी भी बुक की बात करें कि किसी भी बुक का निर्माण कैसे होता है, किसी सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है, किसी नियम का निर्माण कैसे होता है, तो आपका आंसर रहेगा सिर्फ दोस्तों संश्लेषण विधि। क्योंकि गणितीय सिद्धांत का निर्माण, गणितीय बुक का निर्माण, गणितीय पुस्तक का निर्माण, इसमें सभी का जो निर्माण होता है वो संश्लेषण विधि में होता है। क्योंकि दोस्तों हम संश्लेषण विधि में क्या करते हैं, छोटी छोटी जो समस्याएं होती हैं उन छोटी छोटी समस्याओं को हम जोड़कर बड़ी बड़ी समस्याओं को बनाते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना है दोस्तों, कभी भी आए कि गणितीय पुस्तक का निर्माण या गणितीय सिद्धांतों का निर्माण, तो आपका आंसर रहेगा संश्लेषण विधि। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन, एक मिनट दोस्तों, हाँ ठीक है, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। और अगला क्वेश्चन हमारा देखो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहाँ से दोस्तों ये हमेशा आपको काम आने वाली चीज है। ये क्वेश्चन आपको कम से कम 4 से 5 क्वेश्चन को कंप्लीट कर देगी, और बल्कि ज्यादा ही क्वेश्चनों को कंप्लीट करेगी। ठीक है, क्या बोल रहा है देखो, एक समषटभुज में विकर्णों की संख्या होती, एक जो समषटभुज होता है उस समषटभुज में विकर्णों की संख्या क्या होती है। तो दोस्तों जो समषटभुज होता है उसमें जो विकर्णों की संख्या है वो क्या है। तो दोस्तों किसी भी आकृति, चाहे पंचभुज हो या चतुर्भुज हो या त्रिभुज हो, है ना, या अष्टभुज हो, कोई भी आकृति हो, किसी भी आकृति के जो विकर्णों की संख्या निकालने के लिए हम ये फॉर्मूले की मतलब यूज करते हैं। जो हमारा फॉर्मूला है n-1 अपॉन 2 - n, और जहां पर दोस्तों जो n है वो n भुजाओं की संख्या रहेगी। किसकी संख्या रहेगी, भुजाओं
की संख्या रहेगी। तो मैं दोस्तों पहले इसका आंसर नहीं बताऊंगा कि आंसर क्या है, मैं इस फॉर्मूले को लगा के इसका आंसर निकालूंगा। ठीक है, अब देखो सेट हो जाए तो 6 रखना है। ठीक है, तो देखो ये 6 है ना, अब ये 6 माइनस 1 अपॉन 2 माइनस 6 है ना, तो 2 तिया क्या हो गया, 6 हो गया। अब 5 में 6 में से 1 गया, कितना बच गया, 5, तो 5 तिया कितना हो गया, 15, और 15 में से जो 6 है उस 6 को हम माइनस कर देंगे तो कितना बच जाएगा, 9 बच जाएगा। कितना बच जाएगा, 9। तो सम षटभुज में विकर्णों की संख्या कितनी होती है, 9 होती है। कितनी होती है, 9। तो इस प्रकार से दोस्तों हम चतुर्भुज के लिए भी निकाल सकते हैं, पंचभुज, किसी भी आकृति के लिए हम ये निकाल सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार के जो हमारा फॉर्मूला है इसका यूज करके, बस इतना याद रखना कि n क्या है, भुजाओं की संख्या। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है वो देखिए। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है। अब दोस्तों एक बात ये भी याद रखना कि जब आपको कोणों से रिलेटेड क्वेश्चन आ जाता है कोई, कि कोण ज्ञात करना है, कि आपको देखो हर आकृति का कोण आप याद नहीं रख सकते। ठीक है, तो उसके लिए भी दोस्तों एक फॉर्मूला होता है जो है n-1 इंटू 180। इस फॉर्मूले के द्वारा हम किसी भी आकृति का एंगल निकाल सकते हैं। ठीक है, जैसे अभी हमें त्रिभुज का निकालना है। ठीक है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, देखो इसको तो सभी को पता है 180 है ना, बाकी मैं इस फॉर्मूले से निकाल के बता रहा हूँ। ठीक है, अब कैसे, देखो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3, तो आप क्या रख दोगे, n बराबर 3। ठीक है, अब ये n-1 मतलब 3 माइनस n-2 मतलब 3 माइनस 2 इंटू 180। ठीक है, अब 3 में से 2 घट जाएंगे 1, तो 3 एकम 3, 3 एकम कितना हो गया, 3 हो गया। 3 एकम कितना, 1 मिनट दोस्तों, हाँ 3 में से मिस्टेक हो गया दोस्तों, मिस्टेक हो गया है ना। क्या है इसमें, देखो ये क्या होता है, यहाँ पर जो n है वो n नहीं है, यहाँ पर जो n दिख रहा है ना वो n नहीं है। ठीक है, अब n-2 इंटू 180 ये सिर्फ आपको करना है, n-2 इंटू 180। ठीक है, तो त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 3 भुजाएं होती हैं। ठीक है, तो 3 के लिए 3-2 इंटू 180। ठीक है, 3 में से 2 घट जाएगा, कितना बचा, 1 है ना, 1 का हम 180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 180 आ जाएगा। ठीक है, अब जैसे हमें चतुर्भुज का पता करना है, तो चतुर्भुज में कितनी भुजाएं होती हैं, 4, तो 4 में से 2 को घटा दो, कितना बचेगा, 2, और 2 का हम 180 में मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 360 है ना। अब जैसे हमें पंचभुज का पता करना है, तो 5 में से 2 को घटा दो तो कितना बच जाएगा, 3 बच जाएगा, और 3 का 18 मल्टीप्लाई कर देंगे तो 18 36, 18 तिया 54, मतलब पंचभुज के सभी कोणों का योग कितना होता है, 540। ये दोस्तों थोड़ा सा क्लियर कर लेना, सॉरी इसके लिए थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है। चलो इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं, और अगला क्वेश्चन क्या है हमारा वो देखो। अगला क्वेश्चन है पंचभुज के सभी अंतः कोणों का योग क्या होता है। ठीक है, तो दोस्तों इसमें भी थोड़ा सा ये मिस्टेक है, यहाँ पर ये n नहीं है, है ना, यहाँ पर जो n दिख रहा है वो नहीं है। इस फॉर्मूले का यूज करके आप निकाल लो। अब पंचभुज में 5 भुजाएं होती हैं, तो 5-2 कितना हो गया, 3, और 3 का 180 मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 540। तो आपका आंसर ये हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। अब सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या है, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या दोस्तों क्या है, 0 है। क्या है, 0 है, ये आपका सही हो जाएगा, है ना। अब सबसे छोटी अभाज्य संख्या, तो दोस्तों आपको पता है जो अभाज्य संख्याएं होती हैं वो 2 से स्टार्ट होती हैं, है ना, 2 हुआ, 3 हुआ, 5 हुआ, 7 हुआ, ये मतलब 100 तक। तो दोस्तों 100 तक नहीं, कई तक, है ना। तो दोस्तों 1 से लेकर 100 तक 25 अभाज्य संख्याएं होती हैं। कितनी होती हैं, 25, लेकिन स्टार्ट कहाँ से होती है, 2 से, तो सबसे छोटी क्या है, 2 है। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 2। क्या रहेगा, 2। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या। तो दोस्तों जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं वो 1 से स्टार्ट होती हैं। कहाँ से, 1 से, 1 2 3 4 5 6, ये 1 7 8 9 अनंत तक चलती हैं। ठीक है, तो सबसे छोटी क्या होती है, 1 होती है। तो इनमें ज़्यादा क्वेश्चन दिमाग नहीं लगाना, क्योंकि ये चीज़ें आपको आती भी होंगी। ठीक है, क्योंकि मैंने ये सभी टॉपिक से क्वेश्चन रखे हैं दोस्तों, तो मैंने ये क्वेश्चन को भी रखा है। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा 2 अभाज्य संख्याओं का एलसीएम, है ना। कोई भी जो 2 अभाज्य संख्याएं हैं उनका एलसीएम कितना होता है, सॉरी एचसीएफ, क्या होता है, एचसीएफ। तो याद रखना है दोस्तों 2 अभाज्य संख्याओं को जो एचसीएफ होता है वो हमेशा 1 होता है। क्या होता है, हमेशा 1 होता है, ये चीज याद रखना। अब दोस्तों अगला क्वेश्चन है गणित विज्ञान है,
गणित किसका विज्ञान है? तो गणित पढ़ने का विज्ञान है क्या? लिखने का विज्ञान है क्या? रटने का विज्ञान है क्या? बिल्कुल नहीं, गणित केवल गणनाओं का विज्ञान है। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन है हमारा, अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य है। जो अंक गणित में जो शिक्षण है दोस्तों, उसका हमारा क्या उद्देश्य है? तो दोस्तों अंक गणित में जो शिक्षण हम करते हैं उसका सिर्फ उद्देश्य है दैनिक जीवन में कार्य हेतु। यदि हम अंक गणित शिक्षण का उद्देश्य अंक गणित को नहीं पढ़ेंगे तो हमें यही नहीं पता होगा कि 4 में से 2 गए तो बचे कितने। ठीक है, तो अंक गणित शिक्षण का क्या उद्देश्य है? दैनिक जीवन में कार्य हेतु। इसके बाद दोस्तों अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत है। अब दोस्तों ह्यूरिस्टिक विधि, मैंने क्या बोला? ह्यूरिस्टिक। तो मैंने आपको बताया था दोस्तों, ह्यूरिस्टिक विधि है वो करके सीखने पर बल देती है। इसमें जो टीचर है वो कुछ नहीं बताता छात्र को, बस उसके सामने समस्या को रख देता है और उस समस्या को टीचर, जो छात्र होता है, अपने तर्क विवेक से उसको सॉल्व करता है। ठीक है, तो ह्यूरिस्टिक विधि का केंद्रीय सिद्धांत क्या है? यह स्वयं करके सीखना, स्वयं करके सीखना। ठीक है, और ह्यूरिस्टिक विधि के जो जनक हैं वो कौन है? आर्मस्ट्रॉन्ग। ये चीज याद रखना आपको। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है? देखो अगला क्वेश्चन, एनसीएफ 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? जो एनसीएफ मतलब इसका फुल फॉर्म क्या है? नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका मुख्य उद्देश्य ये है बच्चों की चिंतन प्रक्रिया का गणितीकरण करना। मतलब बच्चों में जो चिंतन प्रक्रिया है उसको बढ़ाना, उसको इंक्रीज करना। ठीक है, तो ये इसका मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा, आगमन विधि। दोस्तों यहाँ से मैंने कुछ ये एक एक लाइन के क्वेश्चन लिए हैं, बाकी सभी नहीं, इसके बाद क्वेश्चन हमारे चेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब आगमन विधि, आगमन विधि दोस्तों याद रखना ये निम्न कक्षा के लिए उपयोगी है ना, और जो निगमन विधि है वो उच्च कक्षा के लिए उपयोगी है। आगमन विधि में हम क्या करते हैं? पहले उदाहरण बताते हैं और फिर हम नियम निकालते हैं। और निगमन विधि में हम क्या करते हैं? पहले हम नियम बताते हैं और फिर उदाहरण निकालते हैं। ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान रखना है दोस्तों, ये नियम से उदाहरण की ओर ले जाती है, ये उदाहरण से नियम की ओर ले जाती है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो क्या है? ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? जो ज्यामिति है उस ज्यामिति का संबंध किस क्षेत्र से है? तो दोस्तों ज्यामिति का संबंध केवल ऑप्शन है हमारा मापन, मूल्यांकन, अधिगम, संख्या विधि। तो ज्यामिति का संबंध केवल मापन से होता है ना, क्योंकि ज्यामिति समस्याओं में हम मापन ही तो करते हैं। कभी एंगल निकालने को पूछ लेता है, कहीं बोल देता है कि इस रेखा की लंबाई क्या है, ये सब चीजें। ठीक है, तो मापन के लिए है ना। अब अगला क्वेश्चन है, जहां तक तर्क देने का क्रम विशिष्ट से सामान्य की ओर बढ़ता है वह विधि क्या है? तो दोस्तों आपको याद रखना है विशिष्ट से सामान्य। मैंने आपको बताया आगमन विधि में हम क्या करते हैं? उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं आगमन विधि में। तो दोस्तों जो आगमन विधि है उसमें हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, और जो उदाहरण होते हैं दोस्तों वो उदाहरण विशिष्ट होते हैं। कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है, उदाहरण कैसे होते हैं? विशिष्ट होते हैं। और जो नियम होते हैं वो कैसे होते हैं? सामान्य होते हैं। तो आपको याद रखना है कि आगमन विशिष्ट से सामान्य की ओर हम आगमन विधि में चलते हैं। ठीक है, और इसका उल्टा हो जाए कि सामान्य से विशिष्ट की ओर, तो वो हम निगमन विधि की बात करते हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं दोस्तों, हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा 1 मिनट। हाँ, ये जहां तक ये वाला हो गया हमारा क्वेश्चन। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है। ठीक है, क्या बोल रहा है? एनसीईआरटी ने गणित शिक्षण के गुण की अपेक्षा किससे की है? तो दोस्तों एनसीईआरटी ने गणित शिक्षण के गुण की अपेक्षा किससे की है? वो देखो, उत्साह एवं उपलब्धिजनक व्यवहार से, सारांश प्रस्तुत करने की क्षमता से, अभिव्यक्ति की सुस्पष्टता एवं विभिन्न रूपों से, है ना। तो इसमें दोस्तों ये चारों हैं, इन चारों से मतलब इन तीनों से एनसीईआरटी ने गणित शिक्षण के गुण की अपेक्षा की है। तो आपका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष है। जो प्रयोगशाला विधि है उस प्रयोगशाला विधि का सबसे बड़ा दोष क्या है? प्रयोगशाला में हम क्या करते हैं? बच्चों को ले जाते हैं, उनसे प्रयोग कराते हैं, यही कराते हैं ना। ठीक है, तो ऑप्शन इसके, या बालकों को वैज्ञानिक बनने पर जोर नहीं देती, तो ये तो गलत है। ये तो देती है भाई, खुद बच्चा स्वयं करेगा तो ये तो देती है। ठीक है, यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है।
अब ये तो बाद में देखेंगे, ये हमारा हो सकता है, ठीक है। यह विद्यार्थियों को मूर्ख बनाती है, तो ये गलत है ना, क्योंकि वैसे ही अलग लग रहा है ना। तो दोस्तों आप क्या किया करो, जितने भी जो नेगेटिव ऑप्शन होते हैं उनको पहले हटा दिया करो, ठीक है। यह विद्यार्थियों को मानसिक शोषण करती है, तो ये भी गलत है ना। तो ये तीनों गलत हो गए, तो आपका आंसर आपका यही हो जाएगा, यह विद्यार्थियों को छोटा वैज्ञानिक मानती है, ये सही चीज है हमारे लिए, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि ज्यामिति आकृतियों का अवबोधन हो जाता है, मतलब यदि ज्यामिति की जो आकृति है उनका हमें ज्ञान हो जाता है, मतलब अवबोधन का मतलब होता है ज्ञान, ठीक है, तो छात्र के व्यवहार में परिवर्तन होगा। छात्र के व्यवहार में क्या परिवर्तन होगा, तो दोस्तों आपका ध्यान रखना है, जब हमें ज्यामिति आकृतियों का ज्ञान हो जाता है तो हम उनका वर्गीकरण भी कर सकते हैं। यदि हमें किसी चीज का ज्ञान है तो हम उसका वर्गीकरण बिल्कुल कर सकते हैं कि ये होना चाहिए, ये वाली ये होना चाहिए, ये सब हम कर सकते हैं। अगर ज्ञान नहीं है तो नहीं कर सकते, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर रहेगा आकृतियों के वर्गीकरण करने में, ये हमारा सही चीज है, सही आंसर है ना। बाकी ये गलत है, ये गलत है, ये गलत है, और ये भी हमारा गलत रहेगा, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो क्या है, मूल्यांकन की कार्य सूचक क्रिया क्या है। जो मूल्यांकन हम करते हैं उसकी कार्य सूचक क्रिया क्या है। मूल्यांकन में देखो हम क्या करते हैं, हमें पता चल जाता है कि ये बच्चा कमजोर है, मतलब चिन्हित भी करते हैं। हम बच्चे के बारे में निर्णय भी ले सकते हैं कि यार बच्चा ये कमजोर है, यहाँ पर इसका सुधार करना चाहिए, ठीक है। और बच्चों की जो गलतियां हैं उनको भी हम खोजते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से मूल्यांकन की जो कार्यसूचक क्रिया है वो ये तीनों हो जाएंगे, मतलब ये सभी आपका सही रहेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, आप वृत्त की परिधि ज्ञात करने के लिए किस शिक्षण विधि का प्रयोग में लाएंगे। दोस्तों आपको ये याद रखना है, आपको वृत्त की परिधि ज्ञात करना है ना। तो वृत्त की परिधि ज्ञात करना है तो वृत्त की परिधि का डायरेक्ट आप फॉर्मूला लगा दोगे ना, सूत्र, डायरेक्ट सूत्र लगा दोगे और उसमें वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लोगे। तो बस दोस्तों आप ये बताओ, सूत्र, नियम और सिद्धांत का हम प्रयोग किसमें करते हैं, निगमन विधि में करते हैं ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा, निगमन विधि में, है ना। तो ध्यान रखना इस चीज को, ठीक है। चलो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, पाठ्यक्रम में गणित विषय का महत्व क्या है। तो दोस्तों हमारा जो पाठ्यक्रम है उसमें गणित का महत्व क्या है, तो उसमें हमारे जो गणित का महत्व है, बौद्धिक महत्व भी है, नैतिक महत्व भी है, सांस्कृतिक महत्व भी है, और तो ये तीनों महत्व में है, तो आंसर हमारा हो जाएगा ये सभी। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है उसको समझो। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित विषय में सहायक सामग्री का कौन सा एक उपयोग नहीं है। मतलब गणित विषय में हम जो सहायक सामग्री प्राप्त यूज करते हैं ना, जैसे हमने ट्रायंगल समझा रहे हैं तो ट्रायंगल का जो शेप है ना, उसकी आकृति है, उसका यूज कर लिया। तो हम ये क्यों करते हैं, इसका क्या उपयोग नहीं है। अब हमसे इसमें पूछा है कौन सा उपयोग नहीं है, अब से नहीं है पूछा है, ये चीज याद रखना दोस्तों, नहीं है। तो देखो पाठ्यक्रम को आकर्षक व रुचिकर बनाना, ये तो है। नवीन भाषा शैली का ज्ञान, क्या दोस्तों आप उनका यूज करके, उनको देख के नवीन भाषा को या नवीन भाषा शैली का मतलब ज्ञान प्राप्त कर सकते हैं। नहीं यार, वो सामने है उसी का ज्ञान प्राप्त करेंगे, उससे अलग से कहाँ से प्राप्त कर लेंगे, नहीं। तो ये हमारा नहीं हो जाएगा, मतलब इसका हम सहायक सामग्री में उपयोग नहीं करते, ठीक है। अब मंद बुद्धि व प्रतिभाशाली बालकों के लिए आवश्यक, तो ये तो सही चीज है। इसका कम दिमाग है तो उसको आकृति दिखा के बता दो कि भाई ऐसा ऐसा होता है, ठीक है। इसके बाद छोटी कक्षाओं के बालकों के लिए, तो बिल्कुल भाई ये छोटी कक्षाओं के बाल के लिए तो हम करते ही हैं, क्योंकि छोटी कक्षा से तो हम इसको स्टार्ट करते ही हैं। तो ये हमारा ये सही है, ये सही है और ये भी सही है। लेकिन हमसे इसने बोला नहीं वाला, तो नहीं हमारा कौन सा है, ये वाला, क्योंकि इसमें नवीन भाषा शैली का विकास नहीं होता, तो ये हमारा सही हो जाएगा, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित विषय में छात्र की रुचि पैदा करने के लिए प्रभावी तरीका क्या है। जो गणित विषय है उसमें हमें छात्र की रुचि पैदा करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना है, तो दोस्तों कमजोर छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाओं की व्यवस्था, ये कोई दिक्कत, ये नहीं, कोई ऑप्शन नहीं बन सकता, ठीक है। ये हमारा गलत हो जाएगा। समय विभाग चक्र में गणित विषय के अधिक कालांश लेना, भैया अधिक कालांश लोगे तो बच्चा बोर हो जाएगा कि सर अब तो हम पागल हो गए पढ़ पढ़ के, अब नहीं पढ़ सकते, ठीक है। विद्यालय में अधिक पुस्तक खरीदना, भैया क्या करेंगे, अधिक पुस्तक पढ़ेंगे बच्चा कब तक क्या करेगा, ठीक है। ये अभी हमारा बेस्ट ऑप्शन नहीं है। बट खेल विधि से शिक्षण करवाना, हाँ ये सही होगा, क्योंकि बच्चा इंटरेस्ट खेल में ज्यादा ले सकता है, ठीक है, क्योंकि उसमें
और भी बच्चे होते हैं तो साथ साथ में वो खेल करता है। तो ये हमारा सही है दोस्तों। कभी भी आपको दोस्तों अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ जाए उसमें खेल से संबंधित ऑप्शन आ गया तो आप डायरेक्ट खेल से संबंधित ऑप्शन को टिक करके आ जाना, ठीक है। चलो इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा प्रचलित पाठ्यक्रम का दोष है। जो प्रचलित पाठ्यक्रम है उसका क्या दोष है? तो हमारा ऑप्शन है जीवन से संबंधित, संकुचित दृष्टिकोण, परीक्षा में प्रधानता, ये सभी। तो दोस्तों जो प्रचलित पाठ्यक्रम है इसका दोष क्या है? तो अभी का जो प्रचलित पाठ्यक्रम है वो दोस्तों जीवन से संबंधित, संकुचित दृष्टिकोण, परीक्षा में प्रधानता, ये सभी। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ये सभी। इसका ऑप्शन सही क्या हो जाएगा? ये सभी, क्योंकि ये सभी प्रचलित पाठ्यक्रम के दोष हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है श्रव्य सामग्री में सम्मिलित है, जो हमारी सुनने वाली मतलब जिसको हम सुन सकते हैं उसमें क्या सम्मिलित है ना? तो टीवी। तो टीवी तो दोस्तों हमारी सुन तो सकते हैं लेकिन उसके साथ हम देख भी तो सकते हैं, तो ये श्रव्य और दृश्य दोनों में है। अब ग्रामोफोन मतलब एक रेडियो टाइप का रेडियो, ठीक है। तो रेडियो का हम बोलो क्या रेडियो में जो हम सुनते हैं क्या उसको देख सकते हैं? तो नहीं। तो ये हमारा सही हो जाएगा। श्रव्य सामग्री में सम्मिलित क्या है? ग्रामोफोन, ये हमारा सही। अब श्याम पट्ट, श्याम पट्ट पे तो हम देखते हैं, श्याम पट्ट पे जो लिखा है वो हमें बोल के सुनाई थोड़ी देता है, ठीक है। तो ये भी गलत है। अब ये खिलौना, तो ये भी हमें ना दिखता तो है, बाकी ये बोलता है क्या? नहीं बोलता, ठीक है। तो आंसर हमारा हो जाएगा ग्रामोफोन। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा वर्तमान पाठ्यक्रम का दोष है। वर्तमान में जो पाठ्यक्रम है उसका क्या दोष है? पुस्तकीय ज्ञान पर बल, है ना, पुस्तकीय ज्ञान पर बल, विषय में सहसंबंध का अभाव, तो ये भी सही है ना। आजकल जो पुस्तकीय ज्ञान पर बल दिया जा रहा है ये भी दोष है ना। विषय में सहसंबंध का अभाव, ये भी दोष है। लचीलेपन का अभाव, ये भी दोष है, क्योंकि लचीलापन भी नहीं है, बहुत स्ट्रिक्टली, है ना। तो ये सब चीजें, ये सब क्या है? दोष है। तो इसका ऑप्शन हमारा हो जाएगा उपरोक्त सभी, है ना। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है वह उद्देश्य जो शिक्षक गणित पढ़ाने के बाद कक्षा में ही प्राप्त कर लेता है, ठीक है। तो ऐसा तो आपको ये तो सब चीजें पता है, सांस्कृतिक उद्देश्य तो प्राप्त करेगा नहीं क्योंकि वो सांस्कृतिक कार्यक्रम तो करवा नहीं रहा है ना। सामाजिक उद्देश्य भी नहीं करेगा क्योंकि समाज में तो वो करवा नहीं रहा, ठीक है। और अगला है हमारा ये सभी, तो हो ही नहीं सकता फिर, ठीक है। तो इसके बाद तो जो हमारा है सही आंसर क्या हो जाएगा? शैक्षिक उद्देश्य, है ना। क्या वो प्राप्त करता है? वो शैक्षिक उद्देश्य प्राप्त करता है। ये चीज आपको याद रखना है, ठीक है। क्या क्या प्राप्त करेगा? शैक्षिक उद्देश्य, ठीक है। तो यह आपका आंसर सही हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा मनुष्य की जीवन की जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वह क्या है? मतलब जिन गतिविधियों में गणित का सर्वाधिक प्रयोग होता है वो क्या है? मनोवैज्ञानिक है, सांस्कृतिक है, सामाजिक है या फिर आर्थिक है? तो भाई मनोवैज्ञानिक थोड़ी गणित का प्रयोग ज्यादा करते हैं ना, सांस्कृतिक में होता है, अब बाकी सामाजिक में भी होता है, आर्थिक में भी होता है। लेकिन दोस्तों इन दोनों में सबसे ज्यादा होता है आर्थिक गतिविधियों में, आर्थिक लेन देन में होता है, ठीक है। तो आपका बेस्ट आंसर रहेगा आर्थिक, ठीक है। लेकिन दोस्तों कभी कभी क्या होता है, ऐसा भी आ जाता है मनोवैज्ञानिक, सांस्कृतिक, सामाजिक, है ना। और अगला ऑप्शन आ जाएगा सामाजिक और आर्थिक। तो फिर आपका उस कंडीशन में आपका वो आंसर वही रहेगा जिसमें ये दोनों होंगे, सामाजिक भी और आर्थिक भी। समझ में आपको आ रहा है? अगर ये अलग अलग है तो आपका आर्थिक आंसर होगा, लेकिन अभी दोनों आ गए तो आपका आंसर रहेगा सामाजिक और आर्थिक, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा प्रोजेक्ट यथार्थ जीवन का ही एक भाग है। जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट हम जो स्कूल में बनवाते हैं वो हमारे यथार्थ जीवन का ही भाग है जो विद्यालय में प्रदान किया जाता है, विद्यालय में प्रदान किया जाता है। ये कथन किसका है? तो ये कथन दोस्तों है बेलाइड का। किसका है? बेलाइड का। ये चीज आपको याद रखना, अपनी कॉपी में राइट कर लेना है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गणित शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए। गणित कार्य है उसमें हम अभ्यास कार्य देते हैं, तो उस अभ्यास कार्य में हमें क्या ध्यान रखना चाहिए? तो दोस्तों हमें ये ध्यान रखना चाहिए कि अभ्यास कार्य का उद्देश्य स्पष्ट हो। ये चीज सही है। ऐसा नहीं होना चाहिए हमने दिया कुछ और बच्चे समझ कुछ और रहे हैं, ठीक है। तो ये नहीं होना चाहिए, उद्देश्य स्पष्ट होना चाहिए। अभ्यास कार्य की गति उपयुक्त होनी चाहिए, उसकी गति भी उपयुक्त होनी चाहिए। ऐसा नहीं हुआ कि हमने अभी दे दिया और बच्चा हमें 6 घंटे बाद करके दिखा रहा है, ये नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब पुनरावृत्ति उचित कालांतर में होना चाहिए, ठीक है। जो आपने अभ्यास कार्य दिया है उसको समय के अनुसार कि भाई हमने इतना समय दिया, उसमें हम पूरा पूछेंगे, आपको ये बताना पड़ेगा, तो ये होना चाहिए, ठीक है। तो ये सभी है ना।
तो इस प्रकार से शिक्षण में अभ्यास कार्य देते समय ध्यान रखना चाहिए उपरोक्त सभी का। किसका? उपरोक्त सभी का। तो ये उपरोक्त सही जो है वो हमारा आंसर हो जाएगा। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गणित सार संग्रह के लेखक हैं। अब दोस्तों ये कुछ पुस्तकों से रिलेटेड क्वेश्चन है, इनको आप ध्यान रखिएगा, ठीक है। गणित सार संग्रह के लेखक हैं, ऑप्शन है हमारा महावीराचार्य, लीलावती, आर्यभट्ट, है ना, श्रीधर। तो इसमें से हमारा जो सही आंसर है उसको आप टिक कीजिए। तो हमारा सही आंसर है दोस्तों महावीराचार्य, है ना। गणित सार संग्रह के लेखक कौन है? महावीराचार्य। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है देखो सुनो और समझो पर आधारित विधि है ना। तो दोस्तों देखो सुनो और समझो, तो देखो सुनो और समझो पर आधारित विधि है, ऑप्शन है हमारे यूक्लिड विधि, आगमन विधि, निगमन विधि, प्रदर्शन विधि, है ना। तो इसमें दोस्तों हमारा सही आंसर कौन सा हो जाएगा? प्रदर्शन विधि, क्योंकि प्रदर्शन विधि में जो प्रदर्शित होता है उसको हम देखते भी हैं और सुनते भी हैं, ठीक है। तो हमारा इसका आंसर रहेगा प्रदर्शन विधि। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, और अगला क्वेश्चन क्या है? गणित विज्ञान की रानी है। क्या है? जो गणित है वो विज्ञान की क्या है? रानी है। ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये कहा था गॉस महोदय ने। किसने कहा था? गॉस महोदय ने, है ना। इसके बाद हम दोस्तों अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, आ गया है स्क्रीन पे, और देखो क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है गणित सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है। जो गणित है वो सभ्यता और संस्कृति का दर्पण है ना। यह कथन किसने कहा? ठीक है, तो यह कथन किसने कहा था दोस्तों? तो ये कथन कहा था हॉगबेन महोदय ने। किसने कहा था? हॉगबेन महोदय ने, ठीक है। इसको आप याद रखना। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है गणित वह भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया। सही बात है, गणित ऐसी भाषा है जिसमें परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया, क्योंकि गणित के बगैर दोस्तों हम कुछ नहीं कर सकते। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या? गणित, है ना। तो ये किसने कहा था? तो दोस्तों ये गैलीलियो महोदय ने किया था। किसने कहा था? ये गैलीलियो महोदय ने कहा था। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर पहुंच जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा ये है, ठीक है। ये अगला क्वेश्चन है, देखो क्या बोल रहा है। क्या बोल रहा है? गणित सभी विज्ञानों का द्वार। गणित जो है सभी विज्ञानों का क्या है? द्वार है, और क्या है? उसकी कुंजी मतलब चाबी है। मतलब गणित है सभी विज्ञानों को खोल देती है ना। यह किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों रोजर बेकन ने। किसने कहा था? रोजर बेकन महोदय ने कहा था कि गणित सभी विज्ञानों का द्वार व कुंजी है। इसके बाद दोस्तों हम आगे पहुंचते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित वह मार्ग है जिनके द्वारा बच्चों के मन व मस्तिष्क में तर्क करने की क्षमता या फिर हम तर्क करने की आदत स्थापित होती है। ये किसने कहा? ठीक है, तो दोस्तों ये जो किसने कहा था, ऑप्शन है हमारा हॉगबेन, रोजर बेकन, गॉस और लॉक, है ना। तो दोस्तों कभी भी ऐसा क्वेश्चन आए कि जब मतलब मन या मस्तिष्क, बच्चों के मन और मस्तिष्क से ऐसा संबंधित कोई क्वेश्चन आ जाता है, तो आपका आंसर रहेगा दोस्तों लॉक। क्या रहेगा? लॉक। ये लॉक महोदय ने कहा था गणित वह मार्ग है जिसके द्वारा बच्चों के मन मस्तिष्क में तर्क करने की आदत या क्षमता विकसित होती है। ये किसने कहा था? लॉक महोदय ने, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था। अब देखो क्या बोल रहा है, गणित है वो एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो कि अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है। किससे मिलकर बनी है? अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है, तथा इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है। देखो अमूर्त से मूर्त, तो दोस्तों एक क्वेश्चन आपका ऐसा भी निकल सकता है, गणित में हम कहाँ से कहाँ की ओर चलते हैं? अमूर्त से मूर्त की ओर, मूर्त से अमूर्त की ओर, है ना। तो आपका आंसर क्या रहेगा दोस्तों? अमूर्त से मूर्त की ओर। गणित में हम क्या करते हैं? अमूर्त से मूर्त की ओर चलते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक कथन है, तो एक कथन किसने कहा था? ऑप्शन है हमारा हॉगबेन, मार्शल एच स्लेन, गैलीलियो और लॉक। तो दोस्तों ये जो कहा था वो कहा था मार्शल एच स्लेन नामक महोदय ने कहा था कि जो गणित है वो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है तथा इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित
किया जा सकता है। तो दोस्तों ये जो कथन है अपनी कॉपी में राइट कर लेना, अपनी कॉपी में राइट कर लोगे और एक आध बार, जैसे आप तो एक बार तो वीडियो देखोगे ही, एक बार और पढ़ोगे तो आपके दिमाग में हमेशा के लिए फिट हो जाएंगे ये चीज़ें, ठीक है। क्योंकि दोस्तों ये कथन है, हमको याद तो करने पड़ते हैं, थोड़ा सा हमें याद रखना पड़ता है, ठीक है। और दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए दोस्तों, और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए, क्योंकि दोस्तों इस प्रकार के मैं वीडियो लाता रहता हूँ और भी आपको मस्त वीडियो मिलने वाले हैं। तो दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित एक ऐसा विषय है जिसमें हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, हम यह भी नहीं जानते कि हम किसके बारे में बात कर रहे हैं, और यह भी नहीं जानते कि हम जो कर रहे हैं वह सत्य है। किसने कहा ये, है ना। तो दोस्तों ये सही है। तो गणित में तो हमें ये पता ही नहीं होता कि हम क्या कर रहे हैं, किसके बारे में कर रहे हैं, वो तो अंत में पता चलता है ना। तो ये कहा था दोस्तों हमारे बर्ट्रैंड रसेल नामक वैज्ञानिक ने। किसने? बर्ट्रैंड रसेल नामक वैज्ञानिक ने ये कहा था। तो हमारा आंसर आप ये वाला लॉक कर दीजिए। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। तो दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, क्या देखो क्या बोल रहा है, हमारी पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है। हमारी जो पूर्ण सभ्यता है वो पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद, इसकी जो वास्तविक बुनियाद है वो गणितीय विज्ञान है। इसकी वास्तविक बुनियाद क्या है? गणितीय विज्ञान है। यह किसने कहा था? तो दोस्तों आप ये याद रखना, इसको याद रखना, इस पूर्ण से याद रखना प्रोफेसर, इस पूर्ण से याद क्या रखना? प्रोफेसर। तो ये कहा था दोस्तों प्रोफेसर बोस ने। किसने कहा था? प्रोफेसर बोस ने कहा था। इसके बाद दोस्तों हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित मापन, मात्रा तथा परिणाम का वैज्ञानिक है। जो गणित है ना वो मापन, मात्रा और परिणाम का विज्ञान है। यह किसने कहा? तो दोस्तों मार्शल एस लेन का तो हम देख चुके हैं, है ना। और अब यहाँ से गॉस महोदय का भी देख सकते हैं, उन्होंने कहा गणित विज्ञान की रानी है। और प्रोफेसर बॉस का भी देख सकते हैं, इनने क्या बताया था? पूर्ण सभ्यता जो प्रकृति के उपयोग तथा बौद्धिक गहराई पर निर्भर करती है, इसकी वास्तविक बुनियाद गणितीय विज्ञान है। ये इसने कहा था, है ना। और मार्शल जो एच लेन है, मार्शल एच लेन ने कहा था कि जो अमूर्त जो गणित है एक ऐसी मतलब वो है शाखा है जो अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाती है, ऐसा हमें बताया था। तो ये हमने सब पढ़ लिए हैं। तो अब बचा कौन? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो ये दोस्तों जो कथन है गणित मापन, मात्रा तथा परिणाम का विज्ञान है, ये किसने कहा था? ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी ने। ये ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में कथन दिया गया था। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पर बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है। अगला क्वेश्चन है हमारा, तार्किक चिंतन के लिए, क्या? तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। गणित एक क्या है? शक्तिशाली साधन है। यह किसने कहा? तो ये किसने कहा? देखो क्या बोला, पहले एक बार कथन को फिर से पढ़ लो। तार्किक चिंतन के लिए, जो तार्किक चिंतन है, इस चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है ना। अब तार्किक के लिए तो भाई शक्तिशाली साधन है, क्योंकि गणित हम पढ़ते हैं तो तार्किक क्षमता का विकास होता है। तो ये किसने कहा था? तो ऑप्शन है हमारा यंग, बेंजामिन, पियर्स और बर्नार्ड शॉ, ठीक है। तो दोस्तों ये थोड़ा सा ये ऑप्शन है ये मिस्टेक है ना। तो ये कहा था बेंजामिन और पियर्स ने। ये किसने कहा था? बेंजामिन और पियर्स ने, ठीक है। तो ये बेंजामिन भी अगर ऑप्शन में आए तो आपका सही लगाना, और पियर्स ऑप्शन में आए तो भी आपका सही लगाना, ठीक है। बट ये ऐसा नहीं आएगा कि बेंजामिन और पियर्स दोनों एक साथ आ जाएं, ऐसे जैसे मैंने आपको ऑप्शन दिए, ठीक है। तो उसमें या तो बेंजामिन आएगा या पियर्स आएगा, या फिर इन दोनों को आ गया तो उसमें ये भी आएगा ए बा बी दोनों ने, ठीक है। थोड़ा सा ये मिसप्रिंट हो गया है इसलिए ऐसा लिखा है, ठीक है। तो तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, किसने कहा? बेंजामिन व पियर्स ने, बेंजामिन व पियर्स ने, ठीक है। अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित क्या है? क्या है? गणित क्या है? उस मानव चिंतन का प्रतिफल। गणित क्या है? उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभवों से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है। जो अनुभव है ना हमारे, उन अनुभव से कैसा है? स्वतंत्र है। ऐसा नहीं है कि अनुभव है हमारे उनसे चिपका हुआ, नहीं, अनुभव से क्या है? स्वतंत्र है तथा सत्य के अनुरूप है। ये किसने कहा था?
तो दोस्तों ये कहा था हमारे, देखो बेंजामिन और पियर्स का तो हम देख चुके हैं, ठीक है। अब यंग का देखना बाकी है। तो ये यंग का नहीं है, ये किसका है, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने। ये किसने कहा था, आइंस्टीन नामक वैज्ञानिक ने कहा था कि ये उस मानव चिंतन का प्रतिफल है जो अनुभव से स्वतंत्र तथा सत्य के अनुरूप है ना। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित एक विज्ञान है। गणित क्या है, एक विज्ञान है, ठीक है। गणित क्या है, एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। जिसकी सहायता से हम क्या कर सकते हैं, आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये किसने कहा, तो दोस्तों ये कहा था हमारे पियर्स नामक वैज्ञानिक ने। किसने कहा था, पियर्स नामक वैज्ञानिक ने कहा था, ठीक है। एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, थोड़ा सा मैं पीछे बढ़ता हूँ, और पीछे बढ़ता हूँ जो आपका बेंजामिन और वो वाला क्वेश्चन था उसको देखता हूँ। दोस्तों ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, है ना। तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है। जो तार्किक चिंतन है उसके लिए जो गणित है एक शक्तिशाली साधन है, यह किसने कहा। तो दोस्तों ये दोनों मिस्टेक हो गया है, मैंने अभी ये बताया था, ये मिस्टेक है दोस्तों। इसका जो सही आंसर है वो है बर्नार्ड शॉ। क्या है, बर्नार्ड शॉ है। तार्किक चिंतन के लिए गणित एक शक्तिशाली साधन है, किसने कहा था, बर्नार्ड शॉ ने कहा था। इसके लिए वेरी वेरी सॉरी, मैंने पहले गलत बता दिया, ठीक है। बाकी हमारा ये वाला सही हो गया था, ये हमारा सही है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। ये किसने कहा था, आइंस्टीन ने कहा था। अगला क्वेश्चन, गणित एक विज्ञान है। गणित क्या है, एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं। ये किसने कहा था, तो ये कहा था दोस्तों बेंजामिन ने। किसने कहा था, बेंजामिन ने, ठीक है। और इन बेंजामिन को हम क्या बोलती हैं, पियर्स भी बोलते हैं। बेंजामिन, इनका पूरा नाम है बेंजामिन पियर्स। बेंजामिन पियर्स, इनका पूरा नाम क्या है, बेंजामिन पियर्स। तो दोस्तों ध्यान रखना, ये थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, इसके लिए सॉरी, ठीक है। ऊपर मिस्टेक हो गया था, बाकी ये सही है, ठीक है। तो ये किसने कहा था, गणित एक विज्ञान है जिसकी सहायता से आवश्यक निष्कर्ष निकाले जा सकते हैं, ये कहा था बेंजामिन पियर्स ने, ठीक है। तो आप ये क्लिक कर लेना, ये अपनी कॉपी में लिख लेना, इन बेंजामिन का पूरा नाम क्या है, बेंजामिन पियर्स, ठीक है। चलो इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित यह विज्ञान की रीढ़ की हड्डी है। यह विज्ञान की क्या है, रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी। यह विज्ञान की रीढ़ की हड्डी गणित, जो गणित है उस गणित को हटा दिया जाए। विज्ञान की जो रीढ़ की हड्डी है गणित, है ना, इसको अगर हटा दिया जाए तो संपूर्ण भौतिक संबद्धता निसंदेह नष्ट हो जाएगी। निसंदेह क्या हो जाएगी, ये नष्ट हो जाएगी। तो सही बात है दोस्तों, यदि हम गणित को हटा दें तो जो हमारी संपूर्ण भौतिक सभ्यता है ये बिल्कुल नष्ट हो जाएगी, क्योंकि गणित नहीं रहेगा तो हमें कैलकुलेशन ही नहीं पता चलेगा, किसको हम कितना पैसा दे रहे हैं, उससे कितना पैसा ले रहे हैं, ये सब चीज़ें हमें क्लियर नहीं होंगी, है ना। तो नष्ट ही हो जाएगी हमारी भौतिक संबद्धता, ठीक है। तो ये किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था यंग महोदय ने, ठीक है। क्योंकि बेंजामिन का हम देख चुके हैं, गैलीलियो का हम देख चुके हैं, बर्नार्ड शॉ का भी हम कथन देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हमारे किसने कहा था, यंग महोदय ने कहा था। इसके बाद दोस्तों हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, देखो अगला क्वेश्चन है, गणित मस्तिष्क को तीव्र एवं तीक्ष्ण बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर है। ये किसने कहा था, तो दोस्तों ये जो कहा था, ये कहा था हब्स महोदय ने। किसने कहा था, हब्स महोदय ने कहा था, ठीक है। गणित मस्तिष्क को तीव्र एवं तीक्ष्ण बनाने में उसी प्रकार कार्य करता है जैसे किसी औजार को तीक्ष्ण करने में काम आने वाला पत्थर है। तो ये किसने कहा था दोस्तों, ये कहा था हब्स महोदय ने। दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है, देखो क्या बोल रहा है, गणित एक ऐसा विषय है जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है। जो मानसिक शक्तियों को प्रशिक्षित करने का अवसर प्रदान करता है, एक सशक्त आत्मा में चेतना एवं नवीन जागृति उत्पन्न करने का कौशल गणित ही प्रदान करता है। ये सब चीज़ें जो मानसिक शक्ति हैं, मानसिक क्षमता है, ये जो सब हैं वो गणित ही प्रदान करता है। ये किसने कहा, तो दोस्तों ये जो कथन है वो कहा था
प्लेटो नामक वैज्ञानिक ने। किसने कहा था? प्लेटो नामक वैज्ञानिक ने। दोस्तों एक बात और याद रखना, जो प्लेटो नामक वैज्ञानिक हैं इन्हें मानसिक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है गणित के मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो। ये बात आप इम्पोर्टेंट नोट करके अपनी कॉपी में लिख लेना कि मानसिक सिद्धांत के जन्मदाता कौन है? प्लेटो हैं। ठीक है, ये चीज याद रखना। इसके बाद दोस्तों मैं एक कथन और यहाँ पर बता रहा हूँ। गणित को विज्ञान का नौकर माना जाता है। जो गणित है उस गणित को किसका? विज्ञान का नौकर माना जाता है। किसका नौकर माना जाता है? विज्ञान का नौकर। विज्ञान का नौकर माना जाता है। ये किसने कहा था? ये किसने कहा था? ये अपनी कॉपी पे राइट कर लेना दोस्तों। गणित विज्ञान का नौकर माना जाता है, ये किसने कहा था? तो ये कहा था दोस्तों बेल नामक वैज्ञानिक ने। किसने कहा था? जो बेल नामक वैज्ञानिक हैं, इन बेल नामक वैज्ञानिक ने कहा था। तो ध्यान रखना, आप अपनी कॉपी पे राइट कर लेना कि ये बेल महोदय ने कहा था। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन को देखते हैं कि हमारा अगला क्वेश्चन क्या है। तो दोस्तों जो हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित सार संग्रह नामक अंक गणित की रचना किसने की? तो ये दोस्तों हम देख चुके हैं, ये महावीराचार्य ने, ये डबल से आ गया है, महावीर ने किया था। ठीक है, अब इसके बाद महासिद्धांत नामक ग्रंथ किसने लिखा था? तो दोस्तों जो महासिद्धांत नामक ग्रंथ है ये किसने लिखा था? ऑप्शन है हमारा श्रीधर, है ना, आर्यभट्ट प्रथम, महावीर, आर्यभट्ट द्वितीय। तो इसका दोस्तों जो आंसर है वो हमारा सही है, आर्यभट्ट द्वितीय। ये आर्यभट्ट द्वितीय नामक ने लिखा था महासिद्धांत नामक ग्रंथ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, लीलावती नामक गणित की पुस्तक की रचना किसने की? जो लीलावती नामक गणित की पुस्तक है इसकी रचना किसने की थी? तो इसका ऑप्शन है दोस्तों श्रीधर, श्रीधराचार्य, महावीर और भास्कर द्वितीय। तो इसका दोस्तों आंसर है हमारा भास्कर द्वितीय। ये भास्कर द्वितीय नामक वैज्ञानिक थे, महोदय थे, इन्होंने लीलावती नामक गणित ग्रंथ की रचना की थी। इसके बाद दोस्तों जो श्रीधर नामक वैज्ञानिक हैं, श्रीधर महोदय हैं, इन्होंने नवशती का नामक ग्रंथ है, उस नवशती का नामक ग्रंथ की रचना की थी किसने? श्रीधर ने। किसने की थी? श्रीधर ने की थी। ठीक है, अब दोस्तों इसके बाद जो श्रीधराचार्य हैं, इन श्रीधराचार्य के बारे में अगर बात करें तो श्रीधराचार्य ने क्या किया था? जो व्यापक द्विघात समीकरण, जो 10th क्लास में व्यापक द्विघात समीकरण है, उस द्विघात समीकरण का हल ज्ञात करने के लिए जो विधि बताई थी वो विधि इन्हीं ने बताई थी। ठीक है, तो हम ऐसा कह सकते हैं कि जो द्विघात समीकरण का जो सूत्र है वो किसने दिया था? श्रीधराचार्य ने दिया था। ये चीज भी आप याद रखना। अब महावीराचार्य का तो हम कथन देख ही छोड़ चुके हैं कि ये गणित सार संग्रह नामक ग्रंथ की रचना इन्होंने की थी। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है हमारा, शून्य का आविष्कार इतना अधिक महत्वपूर्ण है। जो शून्य है, इस शून्य का आविष्कार इतना अधिक महत्वपूर्ण है कि इसकी प्रशंसा में जितना कहा जाए उतना कम है। ठीक है, शून्य का आविष्कार इतना फेमस था दोस्तों कि जितना कहा जाए उतना कम है। ये है कथन, ये जो कथन है किस गणितज्ञ ने कहा था? किस गणितज्ञ ने कहा था? तो दोस्तों ये जो गणितज्ञ थे वो थे हेल्स्टेड नामक गणितज्ञ। कौन थे? हेल्स्टेड। ये हेल्स्टेड नामक गणितज्ञ थे, इन्होंने कहा था। इसका ऑप्शन श्रीधराचार्य, महावीर और बेल है ना, तो ये नहीं होंगे। ठीक है, बेल का हम कथन जो देख चुके हैं, गणित विज्ञान का नौकर है। महावीर का कथन देख चुके हैं। ठीक है, श्रीधराचार्य का देख चुके हैं। तो ये किसने कहा था? हेल्स्टेड नामक वैज्ञानिक ने कहा था। तो हेल्स्टेड आप इसमें लॉक कर देना। अब दोस्तों एक बात और बता दे रहा हूँ, अब जो शून्य का आविष्कार है वो किसने किया था? तो ये चीज आप याद रखो। तो दोस्तों जो शून्य है, इस शून्य का आविष्कार किया था आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, जो शून्य है, इस शून्य की खोज किसने की थी? तो जो शून्य है इसकी खोज की थी किसने? आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने की थी। और ये की थी 10 गीतिका नामक ग्रंथ में। किसमें की थी? 10 गीतिका नामक ग्रंथ में की थी। ये चीज आप याद रख लेना हमेशा के लिए। शून्य की खोज किसने की थी? आर्यभट्ट ने की थी 10 गीतिका नामक ग्रंथ में, है ना। और यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाता है शून्य का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो दोस्तों जो शून्य है, इस शून्य का जो प्रयोग है सर्वप्रथम किया था ब्रह्मगुप्त ने। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने शून्य का प्रयोग किया था सबसे पहले। और खोज किसने की थी?
आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, तो इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और अगला हमारा क्वेश्चन है गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। दोस्तों इसके क्रम पे मत जाना, क्वेश्चनों का जो क्रम है वो थोड़ा सा मिस्टेक है ना, मिसप्रिंट है। बाकी क्वेश्चन पे जाओ आप, क्वेश्चन कितने इंपॉर्टेंट हैं, कितने महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आया हूं दोस्तों, जो आपको कहीं नहीं मिलेंगे। आप इस वीडियो को देख लो आप दोस्तों, आपका उद्धार हो जाएगा। आपके जो 15 में से 15 मार्क्स हैं वो आपके पक्के हो जाएंगे। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है हमारा गणित के नियम व निष्कर्ष होते हैं। तो गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं दोस्तों? ऑप्शन है हमारा वस्तुनिष्ठ, ऑप्शन है हमारा सार्वभौमिक, वस्तुनिष्ठ व सार्वभौमिक, और इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों सही है, जो हमारे गणित के नियम और निष्कर्ष होते हैं वो वस्तुनिष्ठ भी होते हैं और सार्वभौमिक होते हैं। मतलब सब में मान, ऐसा नहीं होता कि आज हमने जो निष्कर्ष निकाला वो कल गलत हो जाएगा या फिर कोई और निकालेगा तो वो गलत निकाल देगा, इसको गलत कर देगा। नहीं, ये सार्वभौमिक चीज है, सभी जगह सत्य है ना, और ये वस्तुनिष्ठ है। ठीक है, तो गणित के नियम और निष्कर्ष कैसे होते हैं? वस्तुनिष्ठ और सार्वभौमिक। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, है ना। अगला क्वेश्चन हमारा डबल हो गया है। इसके बाद दोस्तों अगला हमारा ये क्वेश्चन जो मैंने अभी बताया था वही आ गया। पाई का प्रतिपादन, जो पाई है, पाई का प्रतिपादन किसने किया था? अब यहाँ पर प्रतिपादन मतलब खोज की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? खोज की बात कर रहे हैं। तो पाई की जो खोज है यहाँ पर, प्रतिपादन मतलब यहाँ पर किसकी बात हो रही है? खोज की बात हो रही है। ठीक है, तो पाई की खोज किसने की थी? अभी हमने बताया था। तो किया था किसने की थी? आर्यभट्ट प्रथम ने की थी, आर्यभट्ट द्वितीय ने की थी, किसने की थी? तो आपका जो आंसर है दोस्तों वो रहेगा आपका आर्यभट्ट प्रथम, आर्यभट्ट प्रथम। तो आर्यभट्ट प्रथम ने पाई की खोज की थी। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, पाई का प्रतिपादन किसने किया था? ये सेम क्वेश्चन आ गया है दोस्तों। इसके बाद अगला क्वेश्चन है शून्य का सर्वप्रथम प्रयोग मिलता है। तो शून्य का सर्वप्रथम, ये दोस्तों मैंने नहीं बताया था। तो दोस्तों जो शून्य है उस शून्य का सर्वप्रथम जो प्रयोग है वो प्रयोग मिलता है छंद सूत्र में। किसमें मिलता है? छंद सूत्र में। और शून्य का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो वो आपका आंसर रहेगा ब्रह्मगुप्त ने। किसने किया था? ब्रह्मगुप्त ने। ठीक है, और यदि प्रयोग की बात की तो ब्रह्मगुप्त, और शून्य के खोज की बात करें तो खोज की बात करें तो आपका आंसर रहेगा आर्यभट्ट। किसने? आर्यभट्ट ने। किसमें ग्रंथ में की थी? 10 गीतिका नामक ग्रंथ में की थी। इसके बाद दोस्तों हम आगे क्वेश्चन पे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन है शून्य का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो वो आंसर आपका ब्रह्मगुप्त रहेगा। इसके बाद ब्रह्मगुप्त रहेगा, क्लियर हो गया है। इसके बाद रचनात्मक कक्षा का महत्व, जो दोस्तों रचनात्मक कक्षा होती है उस रचनात्मक कक्षा का महत्व क्या है? तो दोस्तों रचनात्मक में हम क्या करते हैं? कुछ रचनाएं करते हैं, कुछ नए नए प्रयोग करते हैं। उसमें कोई रट्टा कहने को नहीं बोलता, कि रट्टा नहीं मानना होता। ठीक है, तो रचनात्मक शिक्षा का महत्व क्या है? सूत्र नहीं रटना, रटवाना चाहिए, है ना। इसमें हम रटने पर ध्यान नहीं देते, इसमें हम कुछ नए सृजनात्मक कार्य करते हैं। ठीक है, चलो इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा। अगला क्वेश्चन है उपलब्धि तथा, अब दोस्तों यहाँ पर उपलब्धि और यहाँ पर ये थोड़ा मिस्टेक प्रिंट है, उपलब्धि तथा निदानात्मक, तथा निदानात्मक, ये क्या है? निदानात्मक। ठीक है, निदानात्मक। ठीक है, तो उपलब्धि तथा ये निदानात्मक परीक्षण में क्या अंतर है ना। तो उपलब्धि और निदानात्मक परीक्षण में दोस्तों केवल उद्देश्यों का अंतर होता है। ठीक है, इसका जो उपलब्धि है उसका उद्देश्य कुछ और होता है। उपलब्धि में हम जो प्राप्त होता है उसको देखते हैं, और निदानात्मक में हम क्या करते हैं दोस्तों? जो कमियां हैं, जो छात्र में कमियां हैं, उन कमियों को देखते हैं कि क्या कमियां हैं, उन कमियों में हमें क्या सुधार करना चाहिए। ठीक है, तो इसमें हम कमियों को देखते हैं, इसमें हम ये देखते हैं कि हमें क्या प्राप्त हुआ। ठीक है, तो उपलब्धि तथा निदानात्मक परीक्षण में केवल किसका अंतर होता है? उद्देश्यों का होता है। ठीक है, अब यहाँ पर दोस्तों उपचारात्मक भी आ सकता है कि उपचारात्मक तथा निदानात्मक परीक्षण में किसका अंतर है? तो वो उद्देश्यों का अंतर केवल होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत है, मतलब जो गणित है उस गणित विषय के लिए पुरातन स्रोत क्या है? गणित का सबसे पहले जो व्याख्या है वो किसमें मिली? तो वो मिली थी दोस्तों हमें ऋग्वेद नामक ग्रंथ में। ठीक है, तो गणित विषय के लिए सबसे पुरातन स्रोत क्या है? ऋग्वेद, क्योंकि उसी में इस गणित की व्याख्या की गई थी। इसके बाद दोस्तों अगला क्वेश्चन है हमारा सांख्यिकी में प्रसारण विश्लेषण नामक विधि किस वैज्ञानिक ने दी थी? जो सांख्यिकी हम पढ़ते हैं उस सांख्यिकी में प्रसारण और विश्लेषण नामक
एक विधि है, तो ये विधि किसने दी थी? तो दोस्तों ये दी थी आर.ए. फिशर नामक वैज्ञानिक ने। ठीक है, आर.ए. फिशर जो महोदय हैं, इन्होंने इस विधि का प्रतिपादन मतलब दी थी, इन विधियों को इन्होंने दिया था। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा 20वीं सदी के गणितज्ञ माने जाते हैं। जो 20वीं सदी है, उस 20वीं सदी के गणितज्ञ कौन माने जाते हैं? श्रीनिवास रामानुजन। ध्यान रखना, 20वीं सदी के गणितज्ञ कौन माने जाते हैं? श्रीनिवास रामानुजन। और इन्हीं के जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को, किसको? 22 दिसंबर को गणित दिवस मनाया जाता है। तो ध्यान रखना दोस्तों, श्रीनिवास रामानुजन हैं, ये 20वीं सदी के गणितज्ञ माने जाते हैं और इन्हीं की जन्म दिवस पर 22 दिसंबर को इनका जो गणित दिवस है वो 22 दिसंबर को मनाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है विभाजन ई विधि का उपयोग किया जाता है। तो दोस्तों जो विभाजन ई है, इस विभाजन ई विधि का जो उपयोग किया जाता है वो रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में किया जाता है। इसको याद रखना, विभाजन ई विधि का उपयोग कब किया जाता है? रेखाखंड की लंबाई ज्ञात करने में। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा ये, रेखा गणित किस विधि पर आधारित है? अब ये दोस्तों रेखा गणित है, ये रेखा गणित किस विधि पर आधारित है? तो दोस्तों आप ये बताओ, रेखाएं कौन खींचता है? छोटे छोटे बच्चे खींचते हैं, है ना। और छोटे छोटे बच्चों जो खींचते हैं रेखाएं, और छोटे छोटे बच्चों के लिए उपयोगी विधि कौन सी है? आगमन विधि है। कौन सी विधि है? आगमन विधि। तो रेखा गणित किस विधि पर आधारित है? तो आपका आंसर रहेगा आगमन विधि। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है ज्यामिति किस विधि पर आधारित है? तो दोस्तों जो ज्यामिति की आकृतियां होती हैं, जैसे त्रिभुज हुआ, सर्कल हुआ, ठीक है, या फिर त्रिभुज में किसी एंगल को ज्ञात करना है, ये ज्यामिति आकृतियां हैं। तो ज्यामिति से संबंधित कभी भी क्वेश्चन आ जाए दोस्तों, ज्यामिति, केवल ज्यामिति वर्ड आ जाए तो आपका आंसर सीधा जाएगा विश्लेषण पर, है ना। क्योंकि ज्यामिति में हम क्या करते हैं, जो बड़ी बड़ी समस्याएं होती हैं उनको छोटी छोटी समस्याओं में तोड़ते हैं। ठीक है, तो बड़े को छोटी समस्याओं में तोड़ते हैं, मतलब अज्ञात को ज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ध्यान रखना ज्यामिति किस विधि पर आधारित है? तो आपका आंसर रहेगा विश्लेषण विधि। ठीक है, अब दोस्तों इन विधियों पे एक एक मिनट बात कर रहे हैं। तो दोस्तों जो आगमन विधि है, इस आगमन विधि में हम उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं, उदाहरण से नियम की ओर चलते हैं। और निगमन विधि में हम नियम से उदाहरण की ओर चलते हैं। अब संश्लेषण विधि की बात की जाए तो दोस्तों संश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं, ज्ञात से अज्ञात की ओर चलते हैं। और विश्लेषण विधि में हम क्या करते हैं, अज्ञात से ज्ञात की ओर चलते हैं। ठीक है, तो ये चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारे अगले क्वेश्चन पर पहुंचते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा प्रयोगशाला विधि किस विधि का विस्तृत रूप है? दोस्तों जो प्रयोगशाला विधि है वो किस विधि का विस्तृत रूप है? तो दोस्तों जो प्रयोगशाला विधि है वो आगमन विधि का विस्तृत रूप है। किसका है? आगमन विधि का विस्तृत रूप है। कौन? प्रयोगशाला विधि। ये चीज भी आप याद रखोगे। ठीक है, अब दोस्तों एक बात और, जो संश्लेषण विधि है उस संश्लेषण विधि का निर्माण हम क्या करते हैं, पुस्तकों के निर्माण में करते हैं। जो पुस्तकों का निर्माण होता है ना, वो संश्लेषण विधि के द्वारा ही होता है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है गणित विषय की पाठ्य पुस्तक किस विधि पर आधारित होकर लिखी जाती है? तो बोलो, अभी मैंने बताया, तो आपका आंसर क्या रहेगा? संश्लेषण विधि, है ना। जितनी भी पुस्तकें होती हैं वो संश्लेषण विधि पर आधारित होकर ही लिखी जाती हैं। इसके बाद दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन, रेखा के आयाम नहीं है। अब रेखा के आयाम नहीं है, हमें पता तो हो रेखा के आयाम कौन कौन से हैं, तब तो हम नहीं वाला कनेक्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो दोस्तों रेखा है, उस रेखा का देखो कुछ ना कुछ आकार होता है, उस रेखा का कुछ ना कुछ विस्तार होता है। देखो रेखा का कुछ ना कुछ आकार होगा, बोलो आकार होगा, और कुछ ना कुछ क्या होगा, उसका विस्तार भी होगा। तो ये विस्तार देखो कर रहे हैं ना हम, ये विस्तार, तो विस्तार भी हो रहा, और कुछ ना कुछ उसकी क्या होती है, स्थिति भी होती है। कुछ ना कुछ क्या होती है, रेखा की स्थिति भी होती है। जैसे ये इस स्थिति में है, अभी ये इस स्थिति में कर दिया, फिर मैंने इस स्थिति में कर दिया। तो दोस्तों जो रेखा है उसके जो आयाम है वो 3 आयाम होते हैं। एक आकार भी आयाम होता है, उसका स्थिति भी आयाम होता है, उसका विस्तार भी आयाम होता है। तो रेखा के आयाम नहीं है। अब ये तीनों आयाम हैं तो नहीं है, हमारा ऑप्शन ही नहीं है, तो इनमें से कोई नहीं। आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये रेखा के तीनों आयाम है, आकार, स्थिति और विस्तार।
ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन है हमारा, देखो, अवरोही क्रम का। अब अवरोही क्रम का अनुसरण किया जाता है। जो अवरोही क्रम है उस अवरोही क्रम का अनुसरण किस में किया जाता है? तो दोस्तों आप ये देखो, अवरोही क्रम। अब हमें, आप सभी को पता है, जो निगमन विधि है उस निगमन विधि में हम नियम का यूज करते हैं, मतलब हम सूत्र का प्रयोग करते हैं। तो सूत्र का प्रयोग करेंगे और सूत्र का प्रयोग करके हम क्या निकालेंगे? आंसर निकालेंगे। तो दोस्तों जो आंसर होगा वो तो छोटा ही रूप होगा, सबसे छोटा होगा, मतलब बड़े से छोटे में जा रहे हैं। बड़े से हम क्या कर रहे हैं? छोटे में जा रहे हैं। और दोस्तों जो बड़े से छोटे में जाना होता है वही क्रम हमारा कहलाता है अवरोही क्रम। तो बड़े से छोटे में हम किस में जाते हैं? निगमन विधि में। तो आपका आंसर हो जाएगा निगमन विधि। और अब यदि आ गया आरोही, क्या? आरोही। तो आरोही क्रम का हम अनुसरण करते हैं आगमन विधि में। किसमें? आगमन विधि में, ठीक है। बट आरोही अवरोही का आया तो हमारा आंसर रहेगा निगमन, और आरोही का आया तो हमारा आंसर रहेगा आगमन। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन आ गया है। देखो क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है? संबंध स्थापित करना किस विधि के अंतर्गत आता है? दोस्तों जो संबंध स्थापित करते हैं हम, ये संबंध स्थापित हम किस में करते हैं? कौन सी विधि में करते हैं? तो दोस्तों जो संबंध हैं ये संबंध स्थापित हम करते हैं संश्लेषण विधि में। किस में करते हैं? सॉरी दोस्तों, प्रयोगशाला विधि में, है ना। किसमें? देखो, प्रयोगशाला में विधि में हम क्या करते हैं? जो हमारे स्टूडेंट होते हैं, जो हमारे छात्र होते हैं, उनको हम प्रयोगशाला में ले जाते हैं, ठीक है। और जैसे हमें उनको पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कराना है या फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 सिद्ध कराना है, तो हम क्या करते हैं? उनको कोई उनसे संबंधित उपकरण दे देते हैं। और फिर क्या करते हैं दोस्तों? वो छात्र क्या करते हैं? जो उपकरण दिए उन उपकरणों में संबंध स्थापित करते हैं। संबंध स्थापित करके वो पाइथागोरस प्रमेय सिद्ध कर देते हैं या फिर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 सिद्ध करते हैं, है ना। तो संबंध स्थापित करना किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो इसका आंसर रहेगा हमारा प्रयोगशाला विधि। कौन सा आंसर रहेगा? प्रयोगशाला विधि। ये आप दिमाग में फिट कर लेना, अपनी कॉपी में लिख लेना। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं और हमारा अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित का ज्ञान आधार है। दोस्तों जो गणित है उसका ज्ञान आधार क्या है? तो गणित दोस्तों हम ज्ञान इंद्रियों से ही सीख सकते हैं। हमारी ज्ञान इंद्रियां मना कर रही हैं कि गणित मत पढ़ो, हमें गणित नहीं पढ़ना, तो हम ये नहीं कर पाएंगे। तो गणित का जो ज्ञान आधार है वो क्या है? हमारी ज्ञान इंद्रियां। क्या है? ज्ञान इंद्रियां गणित का ज्ञान आधार है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, गणित के नियम और सिद्धांत। गणित के नियम सिद्धांत कैसे होते हैं? सभी जगह समान होते हैं, सभी जगह अलग अलग होते हैं, कहीं अलग होते हैं, कहीं समान होते हैं, इनमें से कोई नहीं। तो भाई ये बताओ, गणित के जो नियम है, जैसे हमने परिधि का सूत्र 2πr होता है, तो क्या हमारे जैसे हम भोपाल में हैं तो भोपाल में कुछ अलग होगा क्या? इंदौर में अलग होगा, है ना। या फिर हमारे भारत में अलग है क्या? अमेरिका में अलग हो जाएगा? ये चीज नहीं। गणित के दोस्तों जो नियम और सिद्धांत होते हैं वो सभी जगह कैसे होते हैं? समान होते हैं। सभी जगह कैसे होते हैं? समान होते हैं। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, गणित का कार्य है। अब दोस्तों गणित का कार्य है, तो दोस्तों हमने अभी आपको बताया था, जब हमने आपको मार्शल एच लेन का कथन बताया था, तो मार्शल एच लेन ने क्या कहा था? गणित एक ऐसी अमूर्त व्यवस्था का अध्ययन है जो अमूर्त तत्वों से मिलकर बनी है तथा इन तत्वों को मूर्त रूप से परिभाषित किया जा सकता है। ऐसा बोला था। किसने बोला था? मार्शल एच लेन ने, ठीक है। तो गणित हमारी क्या करती है? गणित अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाती है, अमूर्त से मूर्त की ओर ले जाती है। तो इसका जो आंसर है वो सही क्या हो जाएगा? अमूर्त को मूर्त में परिवर्तित करना, ये सही हमारा आंसर रहेगा। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हमारा, गणित भाषा का स्वरूप है। जो गणित है, इस गणित भाषा का क्या स्वरूप है? तो गणित भाषा का स्वरूप दोस्तों क्या है? ऑप्शन है हमारे, सामान्य भाषा के रूप में, पृथक भाषा के रूप में, कठिन भाषा के रूप में, सरल भाषा के रूप में। तो दोस्तों सामान्य भाषा के रूप में नहीं है, कठिन भाषा के रूप में भी गणित का उपयोग नहीं है, और सरल भी नहीं है, क्योंकि कुछ लोग को बोलती हैं कि हमसे गणित नहीं बनता, है ना, और कुछ लोग बोलते हैं हमसे गणित बनता है। तो ये सरल गणित वाला फंडा है, इसको हटा दो। अब ये सामान्य भाषा के रूप में, इसको भी हटाएंगे, क्योंकि सामान्य भाषा के रूप में गणित का यूज नहीं होता, है ना।
अब जो गणित है दोस्तों, इसका पृथक भाषा के रूप में उपयोग होता है। जो गणित है, क्योंकि वो पृथक भाषा है, सबसे अलग ही भाषा है ना। ऐसा क्या विज्ञान से मैच खाती है, क्या हिंदी से मैच खाती है, क्या सोशल साइंस पढ़ रहे हो आप उससे मैच खाती है? नहीं, ये पृथक भाषा के रूप में इसका रूप है ना। तो ध्यान रखना, गणित भाषा का स्वरूप होता है कैसा? पृथक भाषा के रूप में, ठीक है। अब दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी गणित में कई बार फेल होता है, कई बार गणित में फेल हो रहा है एक विद्यार्थी, एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा, एक मिनट, हाँ एक मिनट दोस्तों, थोड़ा सा स्क्रीन पे पूरा आ जान दीजिए इसको। हाँ, यदि एक विद्यार्थी गणित में कई बार अनुत्तीर्ण हो जाता है तो यह जानने के लिए एक गणित की किस विशेष शाखा में वह कमजोर है, निम्न में से किस विधि का उपयोग करेंगे? तो दोस्तों अभी हमने बताया था निदानात्मक परीक्षण। तो निदानात्मक परीक्षण होता है, उसमें हम क्या करते हैं, जो छात्र होता है उस छात्र की कमजोरियों का पता करते हैं कि जो छात्र है किस में कमजोर है, किस शाखा में कमजोर है, उसका कहाँ सुधार करना चाहिए, ये चीजें। तो जो कमजोरी है उस कमजोरी का पता करना ही हमारा निदानात्मक परीक्षण कहलाता है। और इन जो कमजोरियां हैं, इन कमजोरियों का उपचार करना, इन कमजोरियों को दूर करना, इन कमजोरियों को दूर करना कहलाता है हमारा उपचारात्मक कार्य या उपचारात्मक परीक्षण, है ना। कमियों को ढूंढना निदानात्मक परीक्षण, और इन कमियों को दूर करना उपचारात्मक परीक्षण, है ना। तो हमें क्या करना है, वो किस शाखा में कमजोर है, मतलब हमें कमजोरी ढूंढना है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, निदानात्मक परीक्षण या निदानात्मक कार्य। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, हमारा अगला क्वेश्चन है। और दोस्तों हमारा अगला क्वेश्चन ये है कि ताश के पत्तों में छिपे, जो ताश के पत्ते हैं, इन ताश के पत्तों में छिपे अंकों के खेल को छात्र अपनी विचारधारा, जो छात्र है वो अपनी विचारधारा के अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, यह किस धारणा से संबंधित है? देखो, दो छात्र हैं, मान के चलो एक छात्र ये है, ठीक है, और एक छात्र ये है ना। ये दोनों छात्र अपने अनुसार जो ताश के पत्ते हैं, उस ताश के पत्तों के अंकों को, मतलब ताश के पत्ते खेल रहे हैं। तो दोस्तों ये अपनी विचारधारा के अनुसार खेल रहा होगा और ये अपनी विचारधारा के, मतलब इन दोनों की विचारधाराएं अलग हैं। अब विचारधाराएं अलग हैं मतलब इनका दोनों का जो व्यक्तित्व है, इन दोनों के सोचने की जो क्षमता है, वो दोनों की सोचने की क्षमता क्या है, अलग अलग है। मतलब इनका व्यक्तित्व एक जैसा तो होगा नहीं, ये अलग व्यक्तित्व का होगा और ये अलग व्यक्तित्व का होगा। तो दोस्तों ये किसके अनुसार कर रहा है, तो ये दोस्तों व्यक्तित्व के अनुसार, है ना। तो ताश के पत्तों में छिपे अंकों को खेल को छात्र अपनी विचारधारा के अनुसार खेल रहा है, अनुसार अभिव्यक्त कर रहा है, वह किस धारणा से संबंधित है, तो ये आपका व्यक्तित्व है। क्योंकि ताश के पत्ते में 4 से 5 लोग या 3 से 4 लोग खेलते हैं, तो वो अपने अपने व्यक्तित्व के अनुसार, अपनी अपनी विचारधाराओं के अनुसार खेलते हैं, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, और आगे हम ये बढ़ जाते हैं, और ये मैं दोस्तों इसमें ये कथन और बता रहा हूँ, इसमें कथन बता रहा हूँ दोस्तों कि जो आर्यभट्ट का समाज में, जो आर्यभट्ट नामक एक वैज्ञानिक हैं, इन आर्यभट्ट नामक वैज्ञानिक हैं, इन आर्यभट्ट के बारे में कोई जो बच्चा है, कोई छात्र है, इनके बारे में जानना चाहता है, समझना चाहता है कि ये कौन थे, क्या थे, इन्होंने क्या कार्य किया। तो अगर इनके बारे में जानता है तो जो बच्चा है वो किस धारणा से संबंधित है, कौन सी धारणा या कौन से उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है। तो दोस्तों इनके बारे में जान रहा है, इनके बारे में जानने की इच्छा है, मतलब उसकी रुचि है, उसकी रुचि है, और रुचि को ही हम क्या बोलते हैं, अभिरुचि। उसकी अभिरुचि है तब तो वो इनके बारे में जान रहा है, तब तो इनके बारे में वो सीखने की कोशिश कर रहा है, तो वो क्या है, अभिरुचि, ठीक है। तो इसमें दोस्तों एक क्वेश्चन आप ऐड कर लेना, वो मैं ऐड नहीं कर पाया हूँ, क्या है दोस्तों, वो देखो, सुन लो, अपनी कॉपी में लिख लेना, है ना। आर्यभट्ट का समाज में योगदान बालक जान रहा है, आर्यभट्ट हैं, उनका समाज में योगदान बालक जान रहा है कि उनने समाज में क्या योगदान दिया है, यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो ये दोस्तों अभिरुचि की पूर्ति कर रहा है, किसकी, अभिरुचि की, ठीक है। तो अभी कभी भी ऐसा ही आ जाए, जैसे कभी आर्यभट्ट का आ गया, कभी कोई दूसरे वैज्ञानिक का ही जान सकता है ना, कि बोल सकता है कि श्रीधराचार्य के बारे में बच्चा जान रहा है, सीख रहा है, तो वह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है, तो वो अभिरुचि की, उसको रुचि है तब तो उनके बारे में वो सीख रहा है, ठीक है। तो दोस्तों अभिरुचि हो जाएगा, और इसका जो आंसर है वो व्यक्तित्व हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं, और हमारा अगला क्वेश्चन है सम विषम संख्याओं को बालक सारणीबद्ध कर रहा है। जो सम विषम संख्याएं हैं उनको बालक क्या कर रहा है, सारणीबद्ध कर रहा है, एक सारणी से, एक क्रम से
जमा रहा है। ठीक है, तो यह किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो दोस्तों सम विषम संख्याओं को जमा रहा है, क्लियर कर रहा है। तो उसके पास अब देखो यहाँ पर एक ही बच्चा है, यहाँ पर कोई दो बच्चे नहीं है। दो बच्चों में व्यक्तित्व का अंतर होता है, अब यहाँ पर एक ही बच्चा है, तो वो सम विषम संख्याओं को सारणीबद्ध कर रहा है, क्रम से जमा रहा है कि 2 को, फिर 4 को, फिर 6 को, फिर 8 को, इनको एक क्रम से जमा रहा है। तो ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? देखो अब उसका कौशल होगा, उसके पास इतना कौशल है, उसके पास इतनी क्षमता है ना, कि वो इनको जान रहा है, समझ रहा है, ये कर सकता है। तो ये किसका पूर्ति कर रहा है, किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? उसके कौशल की। ठीक है, तो ध्यान रखना दोस्तों, वो अपने कौशल के अनुसार सम विषम संख्याओं को मतलब जमा रहा है क्रमबद्ध। ठीक है, इसके बाद हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, और अगला क्वेश्चन है हमारा दोस्तों, बालक व्रत, जो बालक है वो व्रत और उसकी परिधि, है ना, एक मिनट, बालक जो व्रत है, व्रत और उसकी जो परिधि है, उस परिधि की तुलना कर रहा है, कि मतलब उसकी व्रत की परिधि क्या है, उसकी तुलना क्या है ना, तो मतलब इसमें क्या संबंध हो सकता है, क्या चीजें। ठीक है, ये किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? तो दोस्तों अब ये बताओ, बालक को व्रत के बारे में, उसकी परिधि के बारे में ज्ञान है, उसको पता है, तब तो वो कर रहा है, तब तो ऐसा कर पा रहा है। अगर नहीं पता होता तो वो कर पाता क्या? बिल्कुल नहीं कर पाता। ठीक है दोस्तों, तो उसको ज्ञान है, और ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? अवबोध बोलते हैं। ज्ञान को ही हम क्या बोलते हैं? अवबोध बोलते हैं। ठीक है, तो बालक व्रत तथा परिधि की तुलना कर रहा है, किस उद्देश्य की पूर्ति कर रहा है? ये अवबोध की पूर्ति कर रहा है। ठीक है, क्योंकि उसको ज्ञान है, ज्ञान है तभी तो ये कर रहा है, और ज्ञान को हम क्या बोलते हैं? अवबोध बोलते हैं। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक गणित का संबंध है, होता है। तो सबसे पहले तो दोस्तों आप ये सामुदायिक गणित होता क्या है, उस सामुदायिक गणित का मतलब समझो। तो दोस्तों जो सामुदायिक गणित है वो क्या है? तो गणित दोस्तों आपको पता है, जो गणित है वो महान सामाजिक महत्व, मतलब जो गणित है उसका समाज में बहुत महत्व है। गणित के बिना कुछ नहीं है, अगर हमें गणित नहीं आता तो कुछ नहीं होता। इस गणित के द्वारा ही हम देश विदेशों से लेन देन करते हैं, या फिर हमारी समाज में हम कुछ पैसे किसी को देते हैं, उससे कुछ पैसे किसी से लेते हैं। तो समाज में दोस्तों जो गणित का जो उपयोग होता है, इस समाज में हम जिस गणित का उपयोग करते हैं लेन देन के लिए, कोई व्यापार के लिए, वही हमारा गणित कहलाता है सामुदायिक गणित। तो सामुदायिक गणित में दोस्तों समाज का महत्व है, ये समाज के लिए, हमारे देशों के विदेशों से लेन देन के लिए इसमें यूज किया जाता है। तो समाज में या किसी समुदाय में हम जिस गणित का उपयोग करते हैं उसे हम बोलते हैं सामाजिक गणित। ठीक है, तो दोस्तों हमारा आंसर है सामुदायिक गणित का संबंध किससे है? तो सामुदायिक गणित का संबंध किससे है? हमारी जो समाज है, हमारी समाज से ही सामुदायिक गणित का संबंध है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक गणित का प्रमुख कार्य क्या है? तो दोस्तों सामुदायिक गणित है, उसका प्रमुख कार्य क्या है? इस सामुदायिक गणित का हम कहाँ यूज करते हैं? समाज में करते हैं। और समाज में क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी जो दैनिक जीवन की क्रियाएं हैं, वो दैनिक जीवन की क्रियाएं चलती रहें, दैनिक जो समस्याएं हैं हमारी, दैनिक समस्याएं दूर होती रहें, है ना। तो आपका इसका जो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, वो रहेगा दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान। दैनिक जीवन की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए हम समाज में इस गणित का उपयोग करते हैं ना। तो समाज उपयोगी कार्य है ना, तो ये समाज उपयोगी कार्य हो सकता है। समाज में व्यवस्थित स्वरूप विकसित करना, ये भी हो सकता है। सामुदायिक संतुष्टि, ये भी हो सकता है। लेकिन सबसे हमारा जो सही ऑप्शन रहेगा इन सब में, जो बेस्ट रहेगा, वो हमारा ये रहेगा, दैनिक जीवन की समस्याओं का समाधान। ठीक है, ये क्लियर कर लेना, ये आपका सही होगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक विकास का प्रमुख कार्य, जो समुदाय एक मिनट दोस्तों, हाँ, सामुदायिक विकास जो है, समुदाय का जो विकास हो रहा है उसका प्रमुख कार्य क्या है? तो समुदाय में गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण, है ना। तो समुदाय जो विकास हो रहा है उसका प्रमुख कार्य क्या है? कि जो समुदाय के लोग हैं गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण रख रहे हैं, इसलिए समुदाय विकास का प्रमुख कार्य है। ठीक है, इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, सामुदायिक गणित उपयोगी होता है। अब जो सामुदायिक गणित है वो किसके लिए उपयोगी होता है? शिक्षक के लिए होता है, शिक्षार्थी के लिए होता है, विद्यालय के लिए होता है, या फिर ए बी दोनों? तो दोस्तों विद्यालय के लिए, विद्यालय में शिक्षक और शिक्षार्थी दोनों आ जाएंगे। ठीक है,
तो यहाँ पर शिक्षक भी सही है हमारा आंसर, और यहाँ पर हमारा विद्यालय भी सही है, ठीक, सॉरी शिक्षार्थी भी सही है ना, और विद्यालय भी सही है, ठीक है। तो ये तीनों सही हैं, तो इस स्थिति में हमारा जो बेस्ट आंसर आ रहा है वो आ रहा है ए व बी दोनों, है ना, क्योंकि शिक्षक के लिए और शिक्षार्थी के लिए ये दोनों स्कूल में रहते हैं, तो आपका ये ए और बी दोनों आ जाएंगे, ठीक है। तो शिक्षक के लिए और शिक्षार्थी के लिए सामुदायिक गणित उपयोगी होता है, तो ए व बी दोनों हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक गणित में प्रमुख रूप से ध्यान दिया जाता है। जो सामुदायिक गणित है इसमें प्रमुख रूप से किसका ध्यान दिया जाता है? तो दोस्तों इसमें दिया जाता है समाज की गणित के ज्ञान के प्रति रुचि, है ना, समाज की गणित के ज्ञान के प्रति रुचि पर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंचते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है? देखो, गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न किया जा सकता है। जो गणित है उस गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण किसके द्वारा उत्पन्न किया जा सकता है? तो अभी हमने ऊपर देखा किसके द्वारा? सामुदायिक गणित द्वारा। जो सामुदायिक गणित है इस सामुदायिक गणित द्वारा हम गणित के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उत्पन्न कर सकते हैं, ठीक है। तो आई होप दोस्तों कि आपको ये समझ में आ गया होगा। इसके बाद दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, बालक व्यवहार में प्रमुख, जो बालक का व्यवहार है उस बालक व्यवहार में प्रमुख योगदान किसका है? तो इस बालक व्यवहार में प्रमुख योगदान रेखा गणित का है, त्रिकोणमिति का है, बीजगणितीय का है, या फिर सामुदायिक गणित का है, ठीक है। तो दोस्तों जो बालक का व्यवहार है, जैसे बालक का व्यवहार, जैसे बालक का व्यवहार हम कैसे जानते हैं? जैसे हम किसी बच्चे या फिर हम किसी पड़ोसी के यहाँ गए, है ना, उस पड़ोसी, जैसे हमारा बच्चा और हमारे पड़ोसी बच्चा, है ना, ये दोनों आपस में क्या है? मित्र हैं, दोस्त हैं, है ना। तो यदि हमने किसी उस बच्चे से बोला कि बेटा ये दे दो या फिर ये कर दो वो कर दो, तो उस बालक का व्यवहार हम क्या बोलते हैं? अच्छा है। तो ये बालक का व्यवहार हम किस से समझते हैं? सामुदायिक गणित से समझते हैं, ठीक है। तो ये आप चीज सीधी सी बात याद रखना कि बालक व्यवहार में प्रमुख योगदान होता है किसका? सामुदायिक गणित का। इसके बाद दोस्तों हम अगले क्वेश्चन पे पहुंच जाते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, सामुदायिक गणित का अधिगम क्षेत्र है। तो जो सामुदायिक गणित है उसका अधिगम क्षेत्र क्या है? कक्षा कक्ष है, विद्यालय है, समुदाय है, या फिर शिक्षण अधिगम प्रक्रिया। तो इसका आंसर क्या होगा? देखो, सामुदायिक गणित है तो उसका महत्व समुदाय में ही होगा, उसका अधिगम समुदाय में ही होगा, तो आपका इसका आंसर रहेगा समुदाय। तो दोस्तों ये हमने कम से कम 120 प्लस क्वेश्चन किए। मैंने कई इसमें प्रत्येक क्वेश्चन, मतलब जिस क्वेश्चन में फैक्ट है उस क्वेश्चन का मैंने फैक्ट भी बताया है। तो दोस्तों लगभग हमने 120 प्लस क्वेश्चन कंप्लीट किया है। तो 130, 40, 50 के आसपास ये क्वेश्चन हो सकते हैं, है ना, क्योंकि इसमें हमने सारे क्वेश्चनों को कंप्लीट किया है। दोस्तों अगर ये आप वीडियो देख लेते हो, अच्छे से समझ लेते हो, तो आपका बहुत 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 फायदा होने वाला है। आपके 15 में से दोस्तों, जो पेडालॉजी में 15 मार्क्स आते हैं, इस 15 में से दोस्तों आप 15 मार्क्स बिल्कुल फाइनली लेकर आ सकते हो दोस्तों। और मैं कोशिश करूंगा और इनसे संबंधित में जितने भी क्वेश्चन निकलेंगे उन क्वेश्चन को आपको लेकर आऊँगा, आपको दिखाऊंगा। तो दोस्तों यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है, मज़ा आया है, तो दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, है ना। और दोस्तों अपने दोस्तों लोगों को भी शेयर करें ताकि उन लोग का भी फायदा हो। और एक लास्ट क्वेश्चन इसके लिए दोस्तों, जो सामुदायिक गणित है, इस सामुदायिक गणित को नेपोलियन नामक वैज्ञानिक ने स्वीकार किया था। एक बात याद रखना, किसने किया था स्वीकार? नेपोलियन नामक वैज्ञानिक ने। जो नेपोलियन नामक वैज्ञानिक हैं, इन नेपोलियन नामक वैज्ञानिक ने इस सामुदायिक गणित को स्वीकार किया था, ठीक है। जो सामुदायिक गणित है इनको सबसे पहले एक्सेप्ट किसने किया था? नेपोलियन नामक वैज्ञानिक ने स्वीकार किया था। और स्वीकार करने के बाद इन्होंने एक कथन दिया था कि गणित की प्रगति और सुधार, जो गणित है उस गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा है। जो गणित है उसकी प्रकृति में सुधार करना चाहिए, उसमें प्रगति करना चाहिए। ये क्यों करना चाहिए? क्योंकि ये राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। तो आप अपनी कॉपी में लिख लो, गणित की प्रगति और सुधार राज्य की समृद्धि से जुड़ा हुआ है। यह कथन किसने कहा था? तो ये कहा था नेपोलियन नामक वैज्ञानिक ने, ठीक है। तो दोस्तों बस आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। और ये दोस्तों महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इनको आप बहुत अच्छे से समझ लेना। एक बार और वीडियो को देख सकते हैं दोस्तों। थैंक यू वेरी मच, और आगे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।